ये मैं रिकॉर्डिंग पे लगा रहा हूँ। हाँ फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको, ज्यादा लेट नहीं करना, 1-2 मिनट में स्टार्ट करते हैं ताकि वहाँ बहुत ज्यादा तपी पड़ी है पहले बहुत। नबील तेरी आवाज नहीं सही। मेरी आवाज क्लियर है? मुझे बता देना यार। हाँ यार क्लियर है। आप तेरी कनेक्ट कर वीआईपी भाई प्योर आवाज है। ओके यार, मैं ज्यादा लेक्चर ना लेंथी नहीं करूंगा कि जैसे हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम होता है, मतलब प्रिसाइज करके ना छोटा सा आपको ओवरव्यू देता जाऊंगा, साथ साथ कुछ बताता जाऊंगा मेन पॉइंट्स, ठीक है। बाकी आप लोगों ने खुद एफर्ट करनी है, जिसको कुछ ज्यादा मजीद प्रॉब्लम होगी वो फिर मेरे साथ डिस्कस कर लेना पर्सनली। लेकिन मैं ये कि कुछ कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा डिलीवर कर दूं, कि कुछ ना कुछ अच्छा वहाँ राइड कर सको आप लोग। सारा ही सिलेबस डिस्कस करूंगा लेकिन ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मतलब यार आपकी मतलब अब थोड़ा बात प्रिसाइज करती करने है की चौधरी भाई। कि जल्दी से जल्दी खत्म कर दूं मैं। सही है बस। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ स्टार्ट कर दी रिकॉर्डिंग, फिर हम करें इसको स्टार्ट। हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। एक मिनट रुको। हाँ स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? जी हो रही है भाई, बस हो रही। हल्का सा कोई एक बंदा टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। जहाँ पे कोई आवाज ना आए तो मुझे थोड़ा सा एक बंदा दरम्यान में बोल ले लाजमी की आवाज नहीं आ रही। ओके हमें सही आ रही है यार, हम आद अहमद से। आपका नेट का नेट कनेक्शन किसी का प्रॉब्लम होगा यार, मेरा तो नेट बिल्कुल ठीक है। जरा नेट चेक करें आप लोग अपना। बिल्कुल ठीक आ रही है। हाँ उसका थोड़ा सा नेट का इशू होगा। नेट का इशू होगा इस वजह से। चलो मेहर भाई जल्दी करो, 1 बजे मैच स्टार्ट। हाँ स्टार्ट कर रहे हैं। मैं इतना टाइम नहीं लूंगा। देखें आप 12:30 स्टार्ट किया, उम्मीद है कि 1 बजे मैं एंड कर दूं, ज्यादा नहीं लेंथी लेके जाएंगे। अच्छा जी, हमारे पास टोटल हैं 8 लेक्चर्स हैं जो 4 स्लाइड के अंदर डिवाइड हैं, ठीक है। सबसे पहला स्लाइड हम स्टार्ट करेंगे। इसको मैम के अकॉर्डिंग तो मैम ने ये कहा था कि ये जो स्लाइड है ना, इसमें से मैं सिर्फ शॉर्ट ही दूंगी, लेकिन अब वो जिस तरह से कह रही हैं उसका कुछ पता नहीं है, कुछ भी उठा के दे सकती हैं, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अपने वो मैम ने जो अपनी बात की है, अगर उस पर कमिटमेंट में पूरा उतरती है तो ये शॉर्ट में ही आएगा वैसे इधर से। चलें इसको स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो ना बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इसको आप रीड आउट कर लेना है बस। आगे इसके अंदर सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास है लॉ की, कि लॉ बेसिकली क्या चीज़ होती है। अब लॉ के लिए एमसीक्यूज भी मतलब लगता है कि लॉ क्या है। लॉ एक रूल बुक होती है, मतलब एक बुक होती है जिसके अंदर सारा कुछ मेंशन होता है, कोड्स, रूल्स, रेगुलेशन, ईच एंड एवरीथिंग लिखी होती है, जो हमें ये बताती है कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है, क्या चीज़ नहीं बेहतर, क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। पहली लाइन में लिखा हुआ है कि व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है लॉ की। अगर डेफिनेशन पूछ ले तो आप लिख सकते हो कि रूल रेगुलेशन है, कि रेगुलेशन की एक बुक होती है जिसके अंदर मेंशन होता है कि क्या चीज हम व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन, ठीक है। सिंपल रूल लॉ की डेफिनेशन, ठीक है। अगर इसको कोई स्पेसिफिक आप कोई ऑथर के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो ये आगे मेंशन की हुई है वैसे डेफिनेशन ये भी, कि आप लोग लॉ की डेफिनेशन को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। कि लॉ इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रेकग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। मतलब आप लोग इंसाफ लेने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ कवायद वगैरह बनाते हैं एक रियासत के अंदर रहते हुए, ठीक है। उसको बोलते हैं लॉ, ठीक है। ये दूसरी लॉ डेफिनेशन के अंदर बेसिकली, हाँ दूसरी डेफिनेशन थी, एक ही कर लो कोई भी आसान थी। हाँ एक लॉ ही यहाँ कर पर ली। सिंपल लिखी है पहली वाली लाइंस के अंदर ना, ठीक है। ओके कि लॉ क्या होता है कि रूल रेगुलेशन होता है जो आपको बताता है व्हाट शुड बी डन व्हाट शुड नॉट बी डन, ठीक है। इसमें से ये आगे एक ऑथर के हवाले से दी हुई है कि मतलब एक स्पेसिफिक बंदे ने भी अपने हवाले से इसको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। कि एक रियासत में रहते हुए आप लोग जस्टिस किस तरह से ले सकते हैं, जब आपके पास रूल कायदे वगैरह, आप लोग एक जवाबित क्या नाम है, कुछ रूल कंडक्ट किए होंगे कंट्री लेवल के ऊपर, ठीक है, कंट्री में आप लोग हैं, ठीक है। इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं। पहली ब्रांच है सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल, इंटरनेशनल, इंडस्ट्रियल और मर्चेंटाइज। मर्चेंटाइल लॉ को हम बिजनेस लॉ भी कहते हैं, ये याद रखना है, एमसीक्यू में पूछ सकती है कि मर्चेंटाइल लॉ क्या होता है। बच्चे कहेंगे ये कौन सा लॉ होता है भाई, इसको बिजनेस लॉ भी कहते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। मैं थोड़ा थोड़ा डिफाइन करता जाता हूँ, सिंपल एक एक वर्ड, दो वर्ड में। सिविल लॉ का होता है, सिविल लॉ वो होता है कि सोसाइटी लेवल के ऊपर जो लॉ बनाया जाता है, कि मतलब एक सोसाइटी में लोग रह रहे हैं और उनके लिए उनको लॉ प्रोवाइड हेलो करने के मैर, लिए जो लॉ बनाया जाता है। यस रिक्वेस्ट आ रही होगी यार, उनको लेट इन कर लें।
कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है मेरे पास, किसी भी तरह की कोई रिक्वेस्ट नहीं है। यार दो मैं लड़के ना, आपको वो पहले- पहले वाले पे भेज रहा होगा। कोई पेंडिंग में भी कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन भी दिखा रहा हूँ, देखो कोई रिक्वेस्ट नहीं आई। उसे क्या दोबारा भेज दे, उसने पुरानी वाली में ना भेज दियो। अब एक आई है तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी भी आए तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे आवाज आ जाएगी, नोटिफिकेशन ऑन है वैसे तो। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, बाकी रिकॉर्डिंग लेक्चर भी दे दूंगा। तो पहला हमारे पास लॉ होता है सिविल लॉ, जो सोसाइटी लेवल के ऊपर लॉ बनाया जाता है ना, सोसाइटी को लॉ प्रोवाइड, सोसाइटी के राइट्स के लिए जो लॉ बनाया जाता है उसे बोलते हैं सिविल लॉ। बस इसको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, इधर से मैम इतनी डेप्थ नहीं पूछेगी, वैसे उसने शॉर्ट ही कहा तो मुझे लगता है शॉर्ट ही पूछेगी। क्रिमिनल लॉ क्या होता है कि यार आप लोगों ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी का तो कोई रेप हो गया, कोई किसी ने चोरी कर ली, उसके लिए जो लॉ बनाया जाता है उसके क्रिमिनल लॉ होते हैं, मतलब कोई क्राइम से रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है, कंट्री लेवल के ऊपर जो लॉ बनाया जाता है, एक कंट्री में जो लॉ कंडक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे पूरी वर्ल्ड वाइड दुनिया के अंदर जो लॉ क्रिएट किया जाता है उसे इंटरनेशनल बोलते हैं। इंडस्ट्रियल लॉ क्या होता है कि इंडस्ट्री, आपने एक इंडस्ट्री लगानी है उसके लिए जो लॉ बनाया जाता है वो उसको इंडस्ट्री लॉ कहते हैं। लास्ट लॉ है हमारे पास बिजनेस लॉ, इसको मैं आगे डिफाइन करूंगा। बिजनेस लॉ बेसिकली क्या होता है, बिजनेस लॉ यही होता है कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, किसी से कोई चीज परचेज करनी है, सेल करनी है, तो आप लोग को कुछ उसके अंदर उसको करने के लिए आपको एक बिजनेस लॉ की जरूरत पड़ती है, ताकि आप लोग प्रोटेक्शन के साथ एक अपने काम कर सकें हैं, ताकि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो या किसी तरह का कोई अप डाउन हो तो आप उसके अगेंस्ट आकर एक्शन ले सकें। ठीक है, अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए ना जो लॉ बनाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बिजनेस लॉ। ठीक है, कोई ट्रेड करनी है आप लोगों ने, कोई कमर्शियल एक्टिविटी चलानी है, किसी तरह का बिजनेस कंडक्ट करना है, ठीक है, वो बिजनेस बेशक प्राइवेट टाइप का हो या पब्लिक, गवर्नमेंट बिजनेस हो या पब्लिक, दोनों लेवल के ऊपर मतलब ये बिजनेस लॉ होता है। ठीक है, इसको यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आप लोग इसको अपने वर्ड्स के अंदर लिख सकते हैं। इसके नेम याद रख लेने के बिजनेस लॉ किसे कहते हैं, कि मर्चेंटाइज लॉ को बिजनेस लॉ कहते हैं। इसके 3-4 नेम है, कमर्शियल लॉ भी इसे बोलते हैं, मर्चेंटाइल लॉ भी बोलते हैं, ये देखो ये स्लाइड के अंदर शो हो रहा है, मर्चेंटाइल लॉ, ट्रेड भी बोलते हैं इसको, कमर्शियल लॉ भी बोलते हैं और बिजनेस लॉ भी बोलते हैं। ये सारे नेम्स आपको पता होना चाहिए कि एक ही नेम है बिजनेस लॉ के। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल यही है कि उन्होंने कहा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, कोई बाइंग सेलिंग, किसी से कोई चीज़ खरीदना चाहता है, किसी से कोई बेचना चाहता है, उसके लिए लॉ बनाया जाता है। इससे ये होता है कि आप लोगों को सेफ्टी मिल जाती है। ठीक है, बिजनेस लेवल के ऊपर। आगे इसकी इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस बोलते हैं किसी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात, मतलब आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि कोई किसी चीज़ की कोई, अगर आपको लॉ मिल जाएगा तो फिर उसकी क्या खसूसियात होंगी। पहले लेवल पे खसूसियत ये होगी कि यूनिवर्सल सेट ऑफ स्टैंडर्ड। अब लॉ जो है ना, लॉ अगर आप बना देंगे तो इससे ये होगा कि आप किसी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अंदर आपकी जो मनी है, जो पैसा वगैरह इन्वेस्ट किया, तो आपको प्रोटेक्ट होगा, उसकी वो मतलब उसकी प्रोटेक्शन होगी आपके पास। ठीक है, अगर कोई उसको फ्रॉड करता है आपके पैसों के साथ, या आपने किसी का कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो आप लोग वो लेकर भाग जाता है इन केस, या कुछ भी हो जाता है, तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट ऑफ स्टैंडर्ड। क्या होते हैं कि यूनिवर्स के तरफ से, कायनात की तरफ से एक स्टैंडर्ड कायम कर दिया जाता है, कि स्टैंडर्ड बना दिया जाता है कि भाई अगर कोई इसकी खिलाफवर्जी करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा इसमें है मेंटेनेंस ऑफ एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम क्या होता है कि सबके साथ इक्वल ट्रीट करना, गरीब है अमीर है सबके लिए कानून बराबर है। ठीक है, सबके साथ इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, किसी को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। अब हर कंट्री या हर कंट्री लेवल के अंदर हर कंट्री अपने अपने कानून बनाने लग जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो अब एक ही कानून, लेस चांसेस ऑफ फ्रॉड। तीसरा इसका करेक्टरिस्टिक्स है कि आप लोगों के चांस फ्रॉड वगैरह नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है अब आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी तो आप फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएंगे। लास्ट इसमें है प्रेजेंस ऑफ एथिकल कंडक्ट। एथिकल कंडक्ट से मुराद ये है कि आप लोग अपने बिजनेस को एक एथिकल वे के अंदर ही रन करेंगे। ये नहीं होगा कि आप लोग सिर्फ प्रॉफिट को देखेंगे और सोसाइटी लेवल पे या जो आप कुछ नेगेटिव आउटकम्स लाएंगे। आप अपना बिजनेस तो एक तरफ कर रहे हैं, उसको आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है, लेकिन आप उसके अगेंस्ट अगर उसके नेगेटिव आउटकम्स देखें तो सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, इंडस्ट्री के वहां पर पोल्यूशन फैल रहा है। एक इंडस्ट्री अगर आप रन कर रहे हैं तो ठीक है, तो मतलब उससे ये होगा कि आप लोग एक गवर्नमेंट लेवल पे ऊपर ना उसका एक कंडक्ट स्टैंडर्ड कायम हो जाएंगे कि भाई आप लोगों ने इस दायरे के अंदर रहते हुए कोई काम करना है। ठीक है, उससे ये होगा कि सब लोग उस चीज को फॉलो करेंगे, जो नहीं फॉलो करेगा उसको जाहिर सी बात है उसके ऊपर फाइन या कुछ चार्जेस वगैरह लगेंगे। ठीक है, उसके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, सबके लिए एथिकल कंडक्ट होंगे। ठीक है, एथिक्स को सबको फॉलो करना होगा।
इससे ये होगा कि आप लोग अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर पाएंगे, ठीक है। 4 इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली यूनिवर्सल सेट ऑफ स्टैंडर्ड, मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्वली सबको इक्वली ट्रीट करना, फिर चांसेस हमारे जो फ्रॉड के चांस है वो कम हो जाते हैं। चौथा हमारे पास पॉइंट है कि एथिकल कंडक्ट, एथिकल कंडक्ट से मुराद के सब लोग उसको फॉलो करते हैं, जो एथिक्स बनाए गए होते हैं। कुछ लोग, कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं जाता, ठीक है। कोई से एथिक्स मतलब कोई कोड वगैरह कंडक्ट रेगुलेशंस वगैरह कंडक्ट कर दी जाती हैं कि इसी को फॉलो करना है, कोई इसके अगेंस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। ये हो गया Short ही है ये। कैरेक्टरिस्टिक। यस, शॉर्ट है, इसको शॉर्ट है। लास्ट है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत दफा मैम ने पूछा है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकती है। इसको एक्सप्लेन भी अगर पूछ ले तो ज्यादा से ज्यादा एक वर्ड की आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, 2-3 वर्ड्स की, ठीक है। मैं आपको बताता जाता हूँ सिंपल। पहले नंबर पे यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी क्या होता है कि यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म से निकला यूनिफॉर्मिटी के, सबके लिए एक ही लिबास, एक जैसा कानून होना, ठीक है। कानून सबके लिए बराबर है, मतलब एक अब यूनिफॉर्म से मुराद है कि अब स्कूल में क्या है, उन्होंने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिलेक्ट कर लेते हैं कि यही यूनिफॉर्म सब स्टूडेंट्स ने पहननी है, ठीक है। तो क्या है, सबके लिए वो कानून बराबर है, सबके लिए वो यूनिफॉर्म बराबर है, ठीक है। एक ही यूनिफॉर्म के अंदर सबको इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है। यूनिफॉर्म के मुराद के वन लॉ फॉर एवरीवन, कि एक ही तरह का लॉ सबके लिए है, ठीक है। किसी के लिए ज्यादा नहीं है, किसी के लिए कम नहीं है, ठीक है। एक ही लिबास में है सब लोग, ठीक है। यूनिवर्सैलिटी, यूनिवर्सैलिटी ये होता है कि कायनात की तरफ से एक चीज फिक्स कर दी जाती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सैलिटी। इसके अंदर ये कि ना तो किसी को अमीर को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे या गरीब को, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, मतलब इक्वलिटी, इक्वल बेस पे सबको ट्रीट किया जाएगा। तीसरा आपके पास पॉइंट है एक्सटर्नलिटी। एक्सटर्नलिटी ये होता है कि आप लोग कुछ सोच रहे हैं तो आप लोगों को उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा जब तक आप उसको परफॉर्म नहीं करेंगे, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करेंगे। मतलब आपने किसी को सोचा कि भाई मैं इसको मारूंगा, तो आपको ये नहीं होगा कि कोई कानून आके आपको पकड़ लेगा। जब तक आप जाके उसको मारेंगे नहीं या उसको कुछ करेंगे नहीं, तो तब तक आपके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। एक्सटर्नलिटी ये सब बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कंटेंट। कंटेंट बेसिकली बोलते हैं रूल्स वगैरह, इसको भी बेसिकली रूल्स कंडक्ट्स वगैरह बोलते हैं, जो आप लोग अपने अकेले अपने साथ या ग्रुप के अंदर एक दूसरे के साथ आप लोग एक रूल्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बेसिकली। ये डिस्क्रिप्शन वगैरह होती हैं लॉ की, के हर लॉ की एक दूसरे के साथ डिस्क्रिप्शन लिखा है। जैसे हर लॉ की एक अपनी एक डिस्क्रिप्शन है, जैसे बुक है उसके अंदर पता है कि भाई अगर कोई बंदा चोरी करेगा तो उसके लिए क्या कानून है, अगर कोई किसी का मर्डर करेगा तो उसके लिए क्या कानून है, मतलब सबकी एक डिस्क्रिप्शन डिफरेंट है, ठीक है। कंटेंट बेसिकली इसे बोलते हैं। लास्ट है आगे सेकंड लास्ट है फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन ये होती है कि लॉ को किस तरह से बनाया गया, किस वे के थ्रू बनाया गया, किस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करते हुए लॉ को बनाया गया, ठीक है। वो एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस को बोलते हैं लॉ, ठीक है। प्रोसेस से गुजर कर एक लॉ बनता है, जो स्टेप बाय स्टेप लॉ बनता है उसको बोलते हैं फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट सैंक्शन। सैंक्शन बोलते हैं बेसिकली जब आप कोई लॉ बना देते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, या तो किसी को एक सजा दी जाती है या किसी को जजा मिलती है, मतलब किसी को कोई पनिशमेंट देते हैं या किसी को रिवार्ड मिलता है, उसको बोलते हैं सैंक्शन, ठीक है। ये दोबारा रिपीट करता जाऊं, यूनिफॉर्मिटी इक्वल, सबको ट्रीट करना, एक ही लिबास, यूनिवर्सैलिटी भी इक्वलिटी के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। इक्वली ट्रीट कर रहे होते हैं इसमें हम। यूनिफॉर्मिटी के अंदर ये होता है कि यूनिफॉर्म के अंदर ये होता है कि सबके लिए एक ही कानून बराबर है, ठीक है। यूनिवर्सैलिटी के अंदर ये होता है कि सबको इक्वली ट्रीट करना। एक्सटर्नलिटी के अंदर कि आप लोगों के इनर थॉट्स के ऊपर आपको कुछ नहीं कहा जाएगा जब तक आप उसको परफॉर्म नहीं करेंगे एक्शंस के थ्रू। कंटेंट बेसिकली ये होता है कि डिस्क्रिप्शंस, रूल्स, कंडक्ट्स वगैरह जो आप लोग खुद के साथ या एक ग्रुप के अंदर रहते हुए कोई कंडक्ट कर लेते हैं, या लॉ के जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो एक दूसरे के साथ डिफरेंट होती हैं, उसको बोलते हैं कंटेंट। फॉर्मुलेशन प्रोसेस होता है लॉ किस तरह से बना हुआ है। सैंक्शन बेसिकली बोलते हैं रिवॉर्ड या पनिशमेंट को, ठीक है। ये हो गया जी हमारा चैप्टर 1। इसको शॉर्ट वाइज आप लोगों ने करना है सिर्फ, ठीक है। ज्यादा इसमें कोई लॉन्ग नहीं मैम पूछेंगी। तो इसमें प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट हम स्टार्ट कर। हाँ, वो असल में असाइनमेंट है, मैम ने ना असाइनमेंट उठा के दी है। वो मैंने मैम से पूछा, मैम कहती है वो मैंने असाइनमेंट दी है। वो फिर ये कि नेट से ही कंडक्ट करके ना, नेट से निकाल के बस प्रिपेयर करनी पड़ेगी। वो एंड में देखता हूँ उसको मैं ना, मेरे पास अगर असाइनमेंट पड़ी है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर 3 and 4। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, और जहाँ तक मुझे चांसेस लगते हैं 9 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से पक्का आना है यहाँ से। इसको आप लोगों ने कंफर्म कर लेना है। ये स्लाइड मैंने कहा था पहली 2 स्लाइड से नहीं आएगा लोग। ये गलत नहीं, वो पहली 2 स्लाइड का मतलब ये है कि पहले 2 लेक्चर जो मैंने आपको पहला पढ़ाया वो है लेक्चर 1 and 2। अब ये है लेक्चर 3 and 4, ठीक है। 3 and 4 और चीज है, 3 and 4 के अंदर लॉन्ग आ सकता है और आना भी है मुझे लगता है। जो मैं ये
जो मेरी मेंटेलिटी कह रही है, मुझे जो अजम्पशंस लग रही हैं, ठीक है, इधर से लॉन्ग पक्का आएगा क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कराया है। यहाँ पर वैले कॉन्ट्रैक्ट्स की टाइप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये यहाँ से लॉन्ग बनेगा। चलें टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा। सबसे पहले कि आप लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसके लिए कौन से एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। पहले नंबर पे ये कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो कोई ऑफर देनी पड़ेगी, फिर उसकी चीज़ की एक्सेप्टेंस होगी, ठीक है। या तो वो एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा, ठीक है। आप ऑफर करेंगे तो एक्सेप्ट होगा। पहले नंबर पे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। दूसरे नंबर पे है लॉफुल एग्रीमेंट। लॉफुल एग्रीमेंट क्या होता है कि ऐसा एग्रीमेंट जो लॉफुल हो, ठीक है, आप लोगों के पास रिटन फॉर्म में राइट किया हो कि आपको पता हो कि ये मेरा एग्रीमेंट है। ये ना हो कि आपने ओरली कुछ बोल दिया है भाई ये मेरा एग्रीमेंट है। लॉफुल हो, लॉफुल एग्रीमेंट वही होगा जो आप लोगों के पास रिटर्न होगा, आप लोगों के पास कुछ उसका एविडेंस भी होगा। लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन बेसिकली बोलते हैं पार्ट बेनिफिट्स। लॉफुल कंसिडरेशन ये होता है कि आप लोगों ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना है जिसमें दोनों पार्टीज को फायदा हो रहा हो। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है कि दो पार्टीज के दरमियान होता है, तो दोनों पार्टीज को फायदा हो रहा हो। फ्री कंसेंट क्या होता है? फ्री कंसेंट बेसिकली बोलते हैं कि दोनों की रजामंदी हो, ये ना हो कि दोनों को फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया हो, ठीक है। कंसेंट बेसिकली बोलते हैं रजामंदी को। फ्री कंसेंट ये होता है कि फोर्सफुली ना हुआ हो कोई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इस नेक्स्ट आ गया कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि अंडर 18 मतलब 18 साल से कम उम्र के साथ ना आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हो, ठीक है। सिंपल मैं बता रहा हूँ, ज्यादा इसमें डेप्थ में ना जाएं आप लोग। बाकी कोई एक्सप्लेनेशन करना चाहे तो अपने वर्ड्स में बेशक राइट कर दे इसमें। लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है? लॉफुल ऐसे ऑब्जेक्ट्स का यूज करना है कि जो लॉफुल हो, लॉ के अगेंस्ट ना हो। आप लोगों ने ना पहले वर्ड को पूरा पढ़ना है, उसको पढ़ के आपने अपने माइंड में सोचना है कि मेरे माइंड में क्या आ रहा है, उसी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब जैसे आगे है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। नाम से जाहिर हो रहा है कि पॉसिबल कहाँ से निकलेगा किसी चीज का पॉसिबल होना। आगे क्या लिखा हुआ है? परफॉर्मेंस। जो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस का पॉसिबल होना। जो मैं काम मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ उसका परफॉर्मेंस भी हो सके, ये ना हो कि वो परफॉर्म ही ना हो सके, ठीक है। आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इसको। सर्टेनिटी ऑफ टर्म, आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में क्लैरिटी। सर्टेनिटी ऑफ टर्म का क्या मतलब? जो आपने कानून बनाया है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, वो मतलब क्लियर हो, ईच एंड एवरीथिंग उसकी एक दूसरे के साथ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। दोनों पार्टीज को पता हो कि भाई ये चीज है, ठीक है। उसके अंदर जो टर्म्स कंडीशंस वगैरह रखी हुई हैं। लीगल फॉर्मेलिटी क्या होता है? रिलेशनशिप, दोनों पार्टीज के दरमियान रिलेशनशिप किस तरह का है, बॉन्ड किस तरह का है, ठीक है। सिंपल है, आसान है, इसको आप पढ़ेंगे याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है? ये सबके ना आप लोगों ने जो भी डेफिनेशन लिखनी है सबके सेक्शन। लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट को यूज करना है, कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट हो। ये ना हो कि आप लोगों ने ड्रग्स का बिजनेस शुरू कर लिया, अल्कोहल, जो लॉ के अगेंस्ट हो, ठीक है, ठीक है। ये लॉन्ग है शॉर्ट है? लॉन्ग ही है ये सारी यहाँ से लॉन्ग है, ठीक है। यहाँ से कुछ भी लॉन्ग पूछ सकती है मैम। आगे है बेसिकली सबसे पहले भी डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी डेफिनेशन लिखनी है ना आप लोगों ने तो उसके सेक्शन लाजमी लिखने में। मैम कह रही थी मैं वरना उसको रॉन्ग कर दूंगी। सेक्शन याद कर लेने आप लोगों ने, ये रट्टा ही लगाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। सेक्शन इसका है 2H। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये होता है कि एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबिलिटी लॉ वाला, मतलब एक एग्रीमेंट जो है आपका बना है वो लॉ को फॉलो करते हुए बनाओ, ठीक है। इसको आगे मैं डिफाइन करता हूँ, आगे आएगा ये। सबसे पहली डेफिनेशन आपके पास यहाँ पर है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो चीजें हैं, प्रपोजल और प्रॉमिस, ठीक है। सबसे पहली डेफिनेशन आपके पास प्रपोजल की है कि प्रपोजल की मैम डेफिनेशन पूछ लेती तो आप लोग क्या लिखेंगे? 3 पॉइंट्स हैं ये, इसको याद रखने हैं। प्रपोजल और ऑफर एक ही चीज है, ये राइट कर लें अपने पास। मैम ऑफर पूछ लें या प्रपोजल एक ही चीज है। इसमें पहला पॉइंट है आपके पास कि प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल बेसिकली ये होता है कि आप लोग विलिंगनेस शो करते हैं कि क्या चीज आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। पहला पॉइंट है कि एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, मतलब क्या चीज, कौन बंदा उसके लिए विलिंग है कि करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता, ठीक है। और प्रपोजल हमेशा दो पार्टीज के दरमियान होती है, दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा इसका पॉइंट ये है कि आप लोग प्रपोजल इसलिए भेजते हैं कि आपको पता चल सके कि दूसरा पार्टी रजामंद है या नहीं है। दूसरी पार्टी की रजामंदी चेक करने के लिए आप लोग प्रपोजल बनाते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट के अंदर विलिंगनेस चेक करते हैं, दूसरे के अंदर ये कि प्रपोजल हमेशा दो पार्टीज के दरमियान होता है, तीसरा पॉइंट ये कि आप लोग उसकी रजामंदी चेक करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि मैंने एक बंदे को कहा, मैंने उस्मान को कहा कि भाई मैं आपको मोबाइल सेल करना चाहता हूँ, मैंने उसको प्रपोजल दिया है। अब उसके पास ऑप्शन है कि वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। उसको प्राइस भी बता दी कि भाई मैं इतने प्राइस में मोबाइल सेल करना चाहता हूँ। मैं एक ही एग्जांपल को कोट करूंगा, उसको उसी को आगे चलाऊंगा, ठीक है। फिर आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा ज्यादा।
नेक्स्ट इसमें पॉइंट ये है कि आपके पास कंसीडरेशन, नहीं यहाँ पर तरतीब गलत है। आगे सबसे पहले नंबर पे आप लोगों ने प्रपोजल भेजना है। प्रपोजल क्या होगा? प्रपोजल यही मैं आप लोगों के साथ जो डिफाइन कर चुका हूँ पीछे, वो वाली डेफिनेशन 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी ये लिखी हुई है डेफिनेशन वैसे, कि एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट में ऐड होने के लिए दूसरे को प्रपोजल भेजेगा, फिर उसको पता चलेगा, उसके बाद उसकी एक्सेप्टेंस होगी तो तभी वो दूसरे को प्रपोजल भेजेगा। ठीक है, सिंपल आप लोगों ने यहाँ पर प्रपोजल भेजना है कॉन्ट्रैक्ट में ऐड होने के लिए। इसका सेक्शन है 2A। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है कि जो आपने किसी को प्रपोजल भेजा है, अगर वो आपको प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रॉमिस। ये फॉर्मूले अगर आप लोगों को याद होंगे तो आप लोग डेफिनेशन अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। अब आप लिख सकते हो कि जब आपका व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड देन इट इज कॉल्ड प्रॉमिस। ठीक है, तो अब बिकम अ प्रॉमिस कुछ भी लिख सकते हैं कि मतलब अगर आपने प्रपोजल भेजा है, ऑफर भेजी है, वो एक्सेप्ट हो गई तो क्या बन जाएगी? प्रॉमिस बन जाएगी। इसका सेक्शन क्या है? 2B है। ठीक है, इसमें 2 कांसेप्ट्स हैं, ये याद रखने हैं, एमसीक्यूज में पूछ सकती है। प्रोमिसर क्या होता है, प्रोमिसी क्या होता है? प्रोमिसर वो होता है कि जो प्रपोजल या ऑफर बनाता है। प्रोमिसी वो होता है, प्रोमिसी दोनों के वर्ड स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है। जिस प्रोमिसी वो होता है कि जो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट आगे आपके पास है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या होता है कि दोनों पार्टीज को फायदा होना। इसके सेक्शन है 2D। इसमें यह कि इसकी एग्जांपल ऐसे है कि मैं उस्मान को मोबाइल सेल करना चाहता हूँ 10,000 के अंदर। उस्मान उसको कहता है कि भाई मैं इसको लेना चाहता हूँ। ये हो गया, ये एक प्रपोजल भेजा, उसने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद अब इसमें कंसीडरेशन क्या चीज है? कंसीडरेशन ये है कि उस्मान मोबाइल लेना चाहता है और मेरी कंसीडरेशन ये है कि मुझे उसके बदले में पैसे मिलेंगे। ठीक है, दोनों पार्टी को फायदा हो रहा है। उसको मोबाइल मिल रहा है, एक पार्टी को मेरे जब मैं मोबाइल दूंगा, दूसरी तरफ से मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे। मतलब दोनों को फायदा हो रहा है, उसको बोलते हैं कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या होता है? फायदा होना, बेनिफिट होना दोनों पार्टीज को। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है आगे कंसीडरेशन। कंसीडरेशन के अंदर फर्दर 3 टाइप्स हैं। पहले है पास्ट कंसीडरेशन, प्रेजेंट कंसीडरेशन, फ्यूचर। पास्ट कंसीडरेशन वो होती है जो पहले आपने पास्ट के अंदर कोई काम किया है, पहले किसी से कोई फायदा लिया है। मतलब कोई आपने मोबाइल आपका खराब हुआ है, आपने पहले उनको मोबाइल दिया, ठीक है, उन्होंने मोबाइल ठीक करके दिया, फिर आपने उनको बाद में पैसे दिए ना, उसको बोलते हैं पास्ट कंसीडरेशन। प्रेजेंट कंसीडरेशन ये कि आपको मोबाइल खराब हुआ है, आपने एट द स्पॉट ही उसको पैसे दे दिए हैं, आपने सर्विसेज भी उसी टाइम ली हैं, उसी टाइम ही उसको पेमेंट भी दे दी है, उसको प्रेजेंट बोलेंगे। फ्यूचर ये है कि फ्यूचर के अंदर आप कोई आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप फ्यूचर में जाकर उसके साथ कॉन्टेक्ट करेंगे कि भाई मुझे फ्यूचर के अंदर कोई भी इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। इसमें वो क्लास में एक एग्जांपल दी गई थी कि जैसे एक बड़ा भाई है, इसने छोटे भाई को कहा कि अगर आप यस क्या बोल रहे हो? हेलो बोलो भाई। यार बोला करे ना, क्या हुआ? एक बच्चे ने बोला था, मैंने कहा चलो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पास्ट ये होती है कि जो पास्ट के अंदर गुजर चुकी है, आपने किसी के से सर्विसेज ली और उसको पेड कर दिया पास्ट के अंदर। प्रेजेंट के अंदर ये कि अभी आपने कोई प्रॉब्लम आई, फ्यूचर के अंदर ये कि फ्यूचर के अंदर आप किसी को फायदा देंगे, कोई सर्विसेज यूज करेंगे और किसी को फायदा मिलेगा। फ्यूचर उसे बेसिकली बोलेंगे। नेक्स्ट आपके पास ये नेक्स्ट चौथा पॉइंट ये एग्रीमेंट। पास्ट में इसकी क्या प्राइस थी, प्रेजेंट में अब क्या चल रही है, तो हम उसको हिसाब से आवाज नहीं आ रही यार आपकी, देंगे ना। आवाज है। जैसे यार मैंने जो मोबाइल लिया, पास्ट में मैंने जो देखा, पास्ट में इसकी ये थी प्राइस, प्रेजेंट में ये प्राइस और फ्यूचर में मैंने इसकी सेल नहीं किया। हाँ, सेल नहीं करना यहाँ पे, सेल वाला और चीज उसने है। बनवाया है यार मोबाइल। हाँ बनवाया है, उसको मोबाइल के अंदर कोई प्रॉब्लम आई है, उसने सर्विसेज ली हैं। जाहिर मैंने एक सर्विसेज की एग्जांपल दी है, मतलब हाँ सर्विसेज की एग्जांपल दी है मैंने। अब नेक्स्ट आपके पास है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का क्या सेक्शन होता है? 2 होता है। ठीक है, एग्रीमेंट का सेक्शन। एग्रीमेंट क्या होता है? जब आपने सबसे पहली क्या चीज बनाई है? प्रपोजल भेजा, प्रपोजल आपका एक्सेप्ट हो गया, क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस के बाद आपकी उसके अंदर कंसीडरेशन हो गई। अब इसका फार्मूला ये होता है कि प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन। प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन मिलकर क्या बनाता है? एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट क्या होगा? एग्रीमेंट की ये एग्जांपल होगी कि मैं उस्मान को मोबाइल सेल करना चाहता हूँ 10,000 के अंदर। उस्मान कहता है कि मैं ये लेना चाहता हूँ, हम दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, हम तो इसको बोलेंगे एक एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आगे आपके पास है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन वही पढ़ चुके हैं जो 2H, सेक्शन 2H है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है कि
अब आपका एग्रीमेंट जो बन गया, एग्रीमेंट को एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी बोलेंगे। जो एक आपने लॉ के थ्रू एक चीज काम किया होगा, लॉ को भी अंदर इंक्लूड किया होगा, उसको बोलेंगे इनफोर्सिबिलिटी बाय द लॉ, ठीक है। एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबिलिटी बाय द लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक एग्रीमेंट आ जाएगा और उसमें इनफोर्सिबिलिटी आ जाएगी। इसकी एग्जांपल ऐसे होगी कि भाई मैंने कहा है कि मैं मोबाइल सेल करना चाहता हूँ 10,000 का उस्मान को, उस्मान उसको एक्सेप्ट कर लेता है, एक लॉ, ये प्रॉपर मतलब एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट के बाद ये इन लॉ को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसमें कोई लॉफुल अनलॉफुल कोई काम नहीं मैं कर रहा, तो ये क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब इसको मैं सारा ओवरव्यू कर देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे मैंने क्या किया था, प्रपोजल भेजा, प्रपोजल या ऑफर भेजी। प्रपोजल या ऑफर भेजने के बाद जब वो चीज एक्सेप्ट हो जाएगी, एक्सेप्ट होके क्या बनेगा, वो प्रॉमिस बन जाएगा, ठीक है। प्रॉमिस के बाद अगर उसके अंदर कॉन्सिडरेशन आ जाएगी, मतलब कॉन्सिडरेशन आ गई, दोनों पार्टीज को फायदा हो रहा है, फायदे के होने के बाद वो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। अब जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के अंदर क्या चीज इंक्लूड हो जाएगी, इनफोर्सिबिलिटी बाय द लॉ, मतलब उसके अंदर लॉ इंक्लूड हो जाएगा, लॉ को फॉलो कर रहा होगा आपका एग्रीमेंट, तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर आपको ये डायग्राम आती है तो आप ये पीछे वाले सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस मिलके प्रॉमिस बनाता है, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन मिलके एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी बाय द लॉ मिलके कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं फर्दर टाइप्स के अंदर। पहली नंबर पे टाइप है आपके पास वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जितने हमने पीछे एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस, लॉफुल एग्रीमेंट, लॉफुल कंसीडरेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, वो जितने भी एलिमेंट्स पढ़े हैं, वो सारे एलिमेंट्स अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को अंदर फुलफिल हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि विच सेटिस्फाई ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट। इसका सेक्शन क्या होता है, सेक्शन 10। अब मैंने इसमें वही एग्जांपल के मोबाइल सेल करना चाहता हूँ उस्मान को 10,000 का, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये सारे एसेंशियल क्या नाम है चीजों को पूरा कर रहा है, ठीक है। उस्मान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, इसको बोलेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब आगे दूसरी इसकी टाइप है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसका सेक्शन है 2I। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि दो पार्टीज तो इसमें इंक्लूड है, लेकिन एक पार्टी जो है वो लॉ के साथ काम कर रही है, लेकिन दूसरी को फोर्स करके लॉ कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, ठीक है। एक पार्टी मतलब आप ऐसा हुआ है कि इसमें एग्जांपल ऐसे देता हूँ, मैं कहता हूँ उस्मान को, भाई उस्मान के सर पे मैं गन पॉइंट रख लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई ये मेरा मोबाइल लो, अगर ये मोबाइल नहीं लोगे तो मैं आपको मार दूंगा, ठीक है। इस मतलब ऐसा कानून बनाना कि मतलब एक बंदे ने तो अपनी रजामंदी से, मैंने तो अपनी रजामंदी से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, लेकिन दूसरे की रजामंदी नहीं है, उसको फोर्सफुल करके फोर्स करके मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है, उसको बोलेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक पार्टी तो लॉ के थ्रू काम कर रही होती है, लेकिन दूसरी पार्टी नहीं कर रही होती है, ठीक है। इनफोर्सिबिलिटी बाय द लॉ, ठीक है, इसको बोलेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बाद आगे आपके पास है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यही होता है कि जो स्टार्ट के अंदर तो परफॉर्म हो सके लेकिन बाद में जाके परफॉर्म ना हो सके। इसकी एग्जांपल ऐसे कि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई हुई थी, वो पॉलिसीज को चेंज कर दिया, कोई लॉ बनाया हुआ था, लॉ को चेंज कर दिया है, ठीक है, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट उसे बेसिकली बोलेंगे। पहले कानून और था और अब कानून थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले कानून था कि कोई भी इसमें एग्जांपल हम कोट कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई एग्जांपल कोट कर सकते हैं इसमें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इसमें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हाँ माइनर वाली भी कोट कर सकते हैं कि हम लोग ने अंडर 18 के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है, ये भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम और वो बाद में परफॉर्म नहीं होगा आगे, हाँ नहीं परफॉर्म होगा। अच्छा मेहर भाई बात सुनिएगा, नेक्स्ट आगे है यार ये तो आप बता रहे हैं ना टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वैलिड, वाइड, इससे पीछे जो हमने पढ़े हैं कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, कंसीडरेशन, ये सब एक ही टॉपिक है या मतलब मुख्तलिफ हैं ये? नहीं एक ही टॉपिक है ये। नहीं इसका क्वेश्चन किस तरह कर सकते हैं? इसका पूरा क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि ये देखो यहाँ पर ये राइट किया हुआ है प्रोसेस ऑफ लॉ। मैम पूछेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का पूरा प्रोसेस लिखें, कॉन्ट्रैक्ट का पूरा प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रोसेस ऑफ अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली पूछती हैं तो उसमें आपने प्रपोजल भेजना है, फिर प्रॉमिस, कंसीडरेशन, फिर उसके बाद डायग्राम, उसके बाद आप अकॉर्डिंग टू डायग्राम, हाँ ये डायग्राम, ये पूरी डायग्राम है, बस इसको एक्सप्लेन किया हाँ डायग्राम तक बनाना है ये, ठीक है। अगर मैम पूछ लेती हैं इसकी फर्दर टाइप्स, कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स मजीद बताएं, तो फिर ये वाली तो फिर टाइप्स के लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अनफोर्सिएबल और रेसिप्रोकल हो जाएगा। सही नहीं, ये टाइप स्लाइड के एंड में देखिए मैम ने मेंशन किया हुआ है। स्टार्ट के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है मैम ने। अच्छा इसको फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं ना, ये जो जिसने इसकी ये टाइप्स पढ़ी हैं? नहीं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लॉ नहीं कहेंगे, लॉ और चीज है कॉन्ट्रैक्ट, हाँ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। प्रोसेस ही होता है, उसको प्रोसेस बोल सकते हैं हम।
प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक ही चीज है। क्योंकि मैम ने मेंशन ये वाला क्वेश्चन किया ना फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, तो यही होगा फिर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जितनी भी हमने हाँ पढ़ी यही है वो, हाँ ये जितनी भी हम पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट इसमें मैं बताता हूँ अनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। अनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो स्टार्ट में तो वैलिड होता है लेकिन बाद में इनवैलिड हो जाता है। क्यों वैलिड हो गया, उसमें कोई इसी चीज की एक्सपायरी हो गई है, या जो आपने एग्रीमेंट किया था उसका आपके पास प्रॉपर सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, ठीक है। मैंने अब इसमें एग्जांपल वही देता हूँ, मैंने उस्मान को मोबाइल सेल करना था 10,000 रुपए का, मैंने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, लेकिन जो मैंने एग्रीमेंट किया वो प्रॉपर एक रिटर्न फॉर्म में नहीं किया, मैंने उसको जुबानी कलामी कह दिया, उसने भी वो मान लिया, ठीक है। अब ये कि ये एसेंशियल एलिमेंट्स को तो कुछ कंप्लीट कर रहा है, लेकिन कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो लॉफुल वो कंप्लीट नहीं कर रहा है। फोर्सिबल ये कि कल को जाके मैं मुकर जाता हूँ कि भाई मैंने नहीं मोबाइल देना, वो मुझे कहता है कि भाई तूने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था, तो मैंने सिर्फ उसको जुबानी कलामी कहा था, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है उस चीज का, वो मेरे खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता, उसको बोलते हैं अनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब उसके पास कोई प्रॉपर सबूत नहीं है किसी चीज का कि हम दोनों का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्योंकि हमारे पास रिटर्न फॉर्म में नहीं है इस चीज को, इसको बोलते हैं अनफोर्सिबल। अब लास्ट में आपके पास है रेसिप्रोकल प्रॉमिस, रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट। रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि दो पार्टीज है ना, वो आपस में किसी एक पॉइंट के ऊपर ना अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर देती है, कोई एक पॉइंट के ऊपर अपनी एक डील कर लेती हैं। वो ये नहीं देखती कि ऑफर हुई है, एक्सेप्टेंस हुई है, ये सारे प्रोसेस को नहीं देखती, वो आपस में ही कोई आपस बाहमी एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है। मतलब वो ए बी को कहता है कि भाई जैसे मैंने उस्मान वाली एग्जांपल दी है, उस्मान को मैं कहता हूँ कि भाई मैं मोबाइल सेल करना चाहता हूँ, उस्मान कहता है कि यार मेरे पास यार पैसे थोड़े हैं, मैं आपको आज पैसे इतने देता हूँ, बाद में कुछ पैसे दे दूंगा, तो हम दोनों के दरमियान आपस में कुछ डील हो गई है, तो इसको बोलेंगे रेसिप्रोकल। इसके अंदर ये नहीं होगा कि मैं उसको प्रॉपर प्रपोजल भेजूंगा, वो उसको एक्सेप्ट करेगा, पूरा एक प्रोसेस चलेगा। इसमें पूरा प्रोसेस नहीं होता, इसमें ये होता है कि एक डील के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर ना हम दोनों आपस में एक डील कर लेते हैं, ठीक है, वो डील को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ठीक है। इसमें प्रॉपर मतलब पूरा प्रोसेस नहीं होता, पूरी प्रॉपर कंसीडरेशन नहीं होती, फिर सिर्फ और सिर्फ एक डीलिंग हो जाती है, हम दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर देते हैं, दोनों पार्टी से एक दूसरे को, और एक दूसरे के साथ प्रॉमिस कर लेते हैं, और अगर उसमें कुछ चेंजिंग भी करना चाहे तो हम कर सकते हैं, रेसिप्रोकल से बोलते हैं। इसमें लाइन ये हो गए टाइप। उमर भाई ये ना रिपीट करते हैं एक बारी रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ये आप यार रिकॉर्डिंग सुन लेना बाद में, टाइम मेरे शॉर्ट है यार। इसमें लाइन वॉल होगा कि नहीं होगा ये इसमें रेसिप्रोकल में? क्या कह रहे हो? इसमें लाइन वॉल होगा कि नहीं होगा रेसिप्रोकल में? लॉ में भी इन्वॉल्व नहीं भाई। मर्जी है, दोनों लॉ इन्वॉल्व होगा, लॉ होगा, लेकिन जरूरी नहीं है वो लॉ को फॉलो करें या ना, लेकिन क्योंकि उन दोनों ने आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लिया, आपस में एक डील कर ली है, अब वो लॉ को तो नहीं फॉलो करते हुए प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, उन्होंने लिखा है उस चीज को अपने पास रिटर्न फॉर्म में रखा है, नहीं, उन्होंने आपस में कोई डील कर लिया, डील को ही बस वो आपस में तय कर लेते हैं, उसी को ऊपर वो काम करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करते हैं। मैं उसको कहता हूँ उस्मान को कि भाई तेरे पास इतने पैसे हैं, तू मुझे बाद में पैसे दे दी, मैं उसको ये नहीं कहता कि मुझे रिटर्न फॉर्म में ये लिख के देगा भाई तू इतने डेट के पैसे देगा, नहीं, हम आपस में डीलिंग कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, हम दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर देते हैं, दोनों रजामंद होकर वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। इसमें प्रॉपर ऐसे जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स है ना उनको नहीं कंप्लीट करते हैं, आपस में ही हमारी डीलिंग होती है। अब ये जितनी भी टाइप्स पढ़ी हैं इनको बोल रहे हैं टाइप्स। वॉइड वैलिड हो गया, वॉइडेबल हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अनफोर्सिबल और रेसिप्रोकल, ये हो गई टाइप्स। अब आगे इन टाइप्स की फर्दर काइंड्स हैं। काइंड्स के अंदर फर्क है, अगर मैम पूछ लेती हैं काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो वो थोड़ी सी चेंज है। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 4 काइंड्स हैं। सबसे पहले तो इन्फोर्सिबिलिटी, इन्फॉर्मेशन, क्या नाम है, परफॉर्मेंस और पार्टीज, ठीक है। इसकी आगे फर्दर सब टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहली है इन्फोर्सिबिलिटी। इन्फोर्सिबिलिटी के अंदर हम ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा रिपीट करता जाता हूँ एक एक वर्ड के अंदर, ठीक है। आपको फॉर्मूले के थ्रू बता देता हूँ। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स को कंप्लीट कर रहा होता है, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो पहले तो वैलिड होता है लेकिन बाद में इनवैलिड हो जाता है। जैसे हमने अंडर 18 या कोई पॉलिसी वगैरह चेंज हो गई गवर्नमेंट की तरफ से, कोई लॉ चेंज हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, वॉइड एग्रीमेंट वो होता है जो हम अंडर 18 के साथ कर लेते हैं, जो स्टार्ट से ही इनवैलिड होता है, ठीक है, जो परफॉर्म हो ही नहीं सकता। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है कि जो यार जैसे एक बंदे को फोर्स करके मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ उसको बोलेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इनके फॉर्मूलेज में आगे डिस्कस कर देता हूँ, वो उससे आपको ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय द लॉ, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? कि एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी और प्लस ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स, जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स आ जाते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है कि एग्रीमेंट तो होता है लेकिन इसके अंदर
इनफोर्सिबिलिटी बाय द लॉ नहीं होती, क्योंकि पहले तो वो वैलिड होता है, बाद में इनवैलिड हो जाता है। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि जिसमें एक पार्टी तो बाउंड होती है, दूसरी पार्टी इनफोर्सिबिलिटी बाय द लॉ नहीं होती, ठीक है। एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी, ठीक है। लास्ट है अनफोर्सिएबल। अनफोर्सिएबल वही है कि जो मैंने कहा है कि मेरे पास प्रॉपर सबूत नहीं है उस चीज का, मैंने रिटर्न में कोई चीज लिखी नहीं है, सिर्फ मैंने ओरली कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसको बोलेंगे अनफोर्सिएबल। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें इलीगल कोई काम कर रहे हैं जो लॉ के अगेंस्ट हो, ठीक है। ये इसमें 6 टाइप्स हैं, आप लोगों ने इसको सारों के नेम याद कर लेने हैं अच्छे से, इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लेना है। नेक्स्ट आ गया अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के हिसाब से कौन से कॉन्ट्रैक्ट होंगे? पहला एक्सप्रेस, दूसरा है इम्प्लाइड, तीसरा है क्वाजिव या कंस्ट्रक्टिव। एक्सप्रेस क्या होता है? एक्सप्रेस ये होता है कि मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो मैं उसको रिटर्न वर्ड्स के अंदर कह देता हूँ। मैं उसको कहता हूँ उस्मान ये मैं तुझे मोबाइल सेल करना चाहता हूँ भाई, और रिटर्न के अंदर मैं उसको लिख कर दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मैं उसको लिख कर एक दे देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया हम लोगों ने। इम्प्लाइड बेसिकली क्या होता है? इम्प्लाइड बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जैसे मैं और उस्मान है, इसमें हम दोनों ना कोई एक्शंस करते हैं या कोई बिहेवियर के थ्रू कोई काम करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि मैं उस्मान को कहता हूँ यार आजा हम कैफे चलते हैं, कुछ खाने पीने, ठीक है। हम कोई काम कर रहे हैं, एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें मैंने उसको लिख कर या बोल कर सिर्फ नहीं कहा, बल्कि जाकर कुछ एक्शंस भी परफॉर्म किए हैं। इम्प्लाइड के अंदर बेसिकली ये होगा, कोई बिहेवियर आ जाएगा, किसी चीज का कंडक्ट होना आ जाएगा या कोई डीलिंग आ जाएगी, ठीक है, उसको बोलेंगे इम्प्लॉयड। अब यहाँ पे एग्जांपल उसने दी हुई लंच इन अ रेस्टोरेंट के, हम रेस्टोरेंट में लंच कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट है कॉसिव कॉन्ट्रैक्ट। कॉसिव कॉन्ट्रैक्ट ये कि कोई बंदा जा रहा है और उसकी कोई चीज गिर गई है, तो कोई दूसरा बंदा जब उसको कोई चीज मिलेगी तो वो इस बात का लायबल है कि जिस बंदे की चीज गुम हुई है उसको वापस करे, ठीक है। ये नहीं होगा कि उसका बेनिफिट उठाएगा उस चीज का। पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू गेट बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, ठीक है। कोई बंदा किसी का कोई फायदा नहीं उठा सकता, ठीक है। किसी को खोई हुई चीज है तो आप इस बात के लायबल हैं कि उसको वापस करें, ठीक है। आपको पता है कि ये उसकी है तो आप उसको रिटर्न करें, ठीक है। इसको बोलेंगे कॉसिव या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। आगे है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के अंदर फर्दर 2 टाइप्स हैं, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड वो होता है, नाम से जाहिर है, इसको याद रख लेना। एग्जीक्यूटेड वो होता है जो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया वो कंप्लीट हो गया है, मतलब मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक बिल्डिंग बनानी है तो एक ठेकेदार के साथ, और वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरी क्या है? एग्जीक्यूटरी के अंदर ये कि हम लोगों के दरमियान, दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट अभी वो चल रहा है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। कुछ उसमें काम रहता है या कोई परफॉर्मेंस या कोई ऑब्लिगेशन वगैरह किसी तरह की रहती है, कोई काम समथिंग कोई मतलब रिमेनिंग कोई काम चीज रहती है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटरी। कोई भी इसमें एग्जांपल कोट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें प्रॉपर अभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ना हुआ हो। एग्जीक्यूटेड के अंदर कंप्लीट हो चुका होता है, एग्जीक्यूटरी के अंदर ये होता है कि वो थोड़ा सा अभी पड़ा होता है कि भाई अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसको कंप्लीट होने की जरूरत है। लास्ट आपके पास है अकॉर्डिंग टू पार्टीज। इसके अंदर 2 पार्टीज होती हैं, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही चिट्टे। कि किसी की कोई चीज गिर गई है या कहीं माइक पर बंद हो कर गई लिया है, कि किसी की कोई चीज ना रास्ते में गिर गई है या कुछ भी, अभी आवाज आई है, अनाउंस तेरी कर आवाज देता कट है गई थी। किसी की कोई चीज, जैसे एक बादशाह है, बादशाह वो अनाउंस कर देता है कि भाई शुरू मेरी से ये चीज गिर गई, गुम हो गई है, और जो बंदा इसको ढूंढ के लाएगा उसको मैं इनाम दूंगा। अब उसने तो एक कॉन्ट्रैक्ट करा है कि वो खुद तो बाउंड है, लेकिन दूसरा बंदा वो सबके लिए अनाउंस कर देता है, जो बंदा बाउंड होना चाहेगा उसकी अपनी चॉइस है, बाउंड होना चाहेगा तो ठीक है, नहीं होना चाहेगा जो बंदा ढूंढ के लाएगा उसको मैं पे प्राइस दूंगा, कुछ कैश इनाम दूंगा, ठीक है। यूनिलेटरल ये होगा। बायलेटरल ये होगा कि इसमें दोनों पार्टीज ही बाउंड होती हैं, दोनों पार्टीज ने परफॉर्म करना होता है, ठीक है। दोनों पार्टीज बाउंड होकर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, मतलब दोनों पार्टीज ने कहा है कि भाई मैं तुम्हें ये दूंगा और वो उसके बदले में ये करेगा, ठीक है। तो दोनों पार्टीज बाउंड हो जाती हैं, कोई जानी पहला बताई, आवाज नहीं आ रही थी तेरी। यूनिलेटरल ये होता है कि यूनिलेटरल के अंदर यार ये होता है कि किसी बंदे की कोई चीज गुम हो गई है, वो अब अनाउंस कर देता है कि मेरी ये चीज जो ढूंढ के देगा मैं उसको इतने पैसे दूंगा, ठीक है। एग्जांपल दी है मैंने आपको, मेरा मोबाइल गिर गया, मैं कहता हूँ कि भाई जो इसको ढूंढ के देगा वो उसको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, इनाम दूंगा, मेरा मोबाइल ढूंढ दे। अब जो बंदा, किसी बंदे को मैंने बाउंड तो नहीं किया कि वो बंदा आके मेरा मोबाइल ढूंढ के दे, जो बंदा बाउंड होना चाहता होगा ढूंढ के देगा, तो जाहिर सी बात है उसको ही वो पे प्राइस में दूंगा, ठीक है।
उसकी दोनों पार्टीज इसमें बाउंड नहीं होती। एक पार्टी मैं तो बाउंड हूँ पैसे देने का, लेकिन दूसरी पार्टी जो बाउंड होना चाहेगा उसकी अपनी चॉइस होना चाहता है या नहीं होना चाहता। बाइलेटरल के अंदर ये होता है कि दोनों पार्टीज ही बाउंड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होता है यार, आपने किसी को प्रपोजल भेजा है, वो प्रपोजल जब आपका एक्सेप्ट हो जाएगा उसको बोलेंगे एक्सेप्टेंस, ठीक है। बस ये आपकी स्लाइड कंप्लीट हो गई, आगे हम चलते हैं। काफी मैंने डिटेल बता दी है। ये तीसरी चौथी को आपने अच्छे से कर लेना, लॉन्ग यूजर से पक्का आएगा, ठीक है। अब ये 5 6 है नेक्स्ट। ये है आपके पास ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। ये सबसे पहले ऑफर और प्रपोजल का बता दो। ये क्या, ये मैम ने तो बोला था ये अलग अलग है। मैम ने बोला था ऑफर ऑप्शनल होती है। मैं बताता हूँ, मैंने बताया ये दोबारा आ गया है प्रपोजल वाला। ऑफर एंड प्रपोजल दोनों एक ही चीज है यार, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज है। कहीं पर भी कोई बंदा पूछ लेता है ऑफर क्या होती है या प्रपोजल क्या होता है, तो दोनों एक ही चीज है। आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि ऑफर और चीज है या प्रपोजल। ऑफर और प्रपोजल एक ही वर्ड है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है ऑफर एंड प्रपोजल की। देखो नेक्स्ट अगर मैंने स्लाइड ओपन किया 5 6 लेक्चर, ये आपको मैंने पहले डिफाइन कर दिया है। ऑफर प्रपोजल क्या होता है कि सबसे पहला पॉइंट मैंने विलिंगनेस का बताया था कि आप लोग देख करते हैं कि विलिंगनेस दूसरा बंदा करना चाहता है या नहीं। दूसरा नंबर पे ये कि ऑफर और प्रपोजल दो बंदों के दरमियान होती है हमेशा। तीसरा पॉइंट इसमें ये कि आप दूसरे की रजामंदी चेक करते हैं कि वो रजामंद है या नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। ये पीछे भी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये जो नीचे हाईलाइट की हुई है, ये जो नीचे लिखी हुई है। आप ये भी राइट कर सकते हैं, ये या 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। 3 पॉइंट्स लिख लें तो ये भी अच्छे हैं, ये आसान है ज्यादा। अब इसकी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, ठीक है। पहली है प्रपोजल एक्सप्रेस प्रपोजल, दूसरी है इम्प्लाइड प्रपोजल। ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ अभी, ठीक है। वो आप लोगों को अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन जो काइंड्स थी उसके अंदर ये मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इसके आगे फर्दर सब टाइप्स लिखी हुई हैं। मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। एक्सप्रेस प्रपोजल क्या होता है? एक्सप्रेस प्रपोजल वही होता है जो मैं रिटर्न वर्ड्स के अंदर मैं कुछ बोलकर या लिखकर कोई प्रपोजल भेजता हूँ। मैं कहता हूँ मैं उस्मान को मोबाइल सेल करना चाहता हूँ 10,000 का, मैंने लिखकर दे दिया या बोलकर कह दिया, ये हो गया एक्सप्रेस प्रपोजल। इम्प्लाइड प्रपोजल क्या होता है? इम्प्लाइड प्रपोजल ये होता है कि मैं कहता हूँ कोई, जैसे मैंने कहा था कि मैं उस्मान को कहता हूँ हम रेस्टोरेंट पे खाना खाने चलते हैं, कोई एक्शंस परफॉर्म करते हैं जिसके अंदर जाकर ना उसको बोलेंगे इम्प्लॉयड प्रपोजल, ठीक है। अब इसके अंदर 2 फर्दर सब टाइप्स हैं, दोनों की टाइप्स हैं दोनों, एक्सप्रेस्ड की भी इम्प्लॉयड की भी। इसमें आपने डिफरेंस याद रखना है। अब एक्सप्रेस्ड ऑफर इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दोनों की सेम टाइप्स हैं, स्पेसिफिक ऑफर एंड जनरल ऑफर। इसी तरह इम्प्लॉयड की भी 2 टाइप्स हैं फर्दर, स्पेसिफिक ऑफर एंड जनरल ऑफर। इन दोनों की मैं एग्जांपल्स देके बताता हूँ, आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना। एक्सप्रेस के लिहाज से पहले मैं बता रहा हूँ दोनों की। सबसे पहले है स्पेसिफिक ऑफर और दूसरी है जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर ये कि जो मैं स्पेसिफिक ऑफर कर रहा हूँ, अब मेरे पास मोबाइल है, मैं कहता हूँ क्लास में आता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसको क्लास में से कोई बंदा परचेज करना चाहे तो भाई इसको क्लास में से वही परचेज कर सकता है जिसके पास आईफोन है। जो आईफोन यूजर्स हैं वही, मेरे पास एक आईफोन है, मैं उसको कहता हूँ क्लास में आकर के जो आईफोन यूजर्स हैं वही इस बच्चे को परचेज कर सकते हैं। जो जिनके पास आईफोन है उनके पास ऑप्शन रहेगा, अगर वो ये लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर मैं जनरल के हिसाब से बताऊँ, जनरल ऑफर के हिसाब से बताऊँ, तो उसमें ये बनेगा कि भाई मैं कहता हूँ पूरी क्लास को अनाउंस कर देता हूँ कि भाई ये मैंने आईफोन है, सेल करना चाहता हूँ, सबके लिए ऑप्शन है कि कोई भी ले सकता है इसको। इसमें मैंने कोई स्पेसिफिक नहीं किसी को कहा, जनरल सबके लिए एक ही ऑफर की है। स्पेसिफिक के अंदर ये होगा कि मैं बाउंड कर देता हूँ कि भाई ये सिर्फ आईफोन यूजर ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एक्सप्रेस्ड ऑफर। अब आगे दूसरी इम्प्लॉयड ऑफर। इम्प्लॉयड ऑफर की भी 2 टाइप्स हैं, इसको मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। सबसे पहले है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर ये कि जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर एक ट्रिप जा रहा है, अब वो कह देते हैं कि यूनिवर्सिटी का ट्रिप जा रहा है, ये सिर्फ BBA 7 के स्टूडेंट्स इसमें जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक ऑफर कि उन्होंने सिर्फ BBA 7 के स्टूडेंट्स को हायर सिर्फ ऑफर की है। अगर मैं कहता हूँ कि ये हम लोग ट्रिप लेके जाना चाह रहे हैं यहाँ से या कहाँ से भावलपुर, और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट विलिंगनेस है वो उसको ले जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, ये हो जाएगी जनरल ऑफर, क्योंकि मैं सबको ऑफर कर रहा हूँ, इसमें कोई स्पेसिफिक किसी को टारगेट नहीं कर रहा। स्पेसिफिक के अंदर ये होगा कि मैं मेंशन करूंगा कि भाई ये सिर्फ ग्रुप जा सकता है। जनरल के अंदर ये होगा कि सबके लिए ऑफर है कि वो जो उसमें से विलिंग होगा, जो जाना चाहेगा वो जाहिर सी बात है वो हमसे वो उसका टिकट वगैरह परचेज कर लेगा, ठीक है, पास ले लेगा हमसे, वो उसके लिए विलिंग होगा, ठीक है। इसके अंदर हम कोई एक्शंस परफॉर्म करते हैं, सिर्फ कहते ही नहीं है मैंने सिर्फ ऑफर तो की है, लेकिन अगला बंदा जब तक आकर वो चीज परचेज नहीं करेगा तो एक्शन नहीं परफॉर्म करेगा तब तक वो एम्प्लॉयड नहीं बनेगी, ठीक है। ये 2 टाइप्स हैं।
दोनों की दो टाइप्स थी, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट इसके अंदर है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर। ये बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, एक दूसरे के साथ बड़े मिक्सअप हो रहे हैं। बस आप लोगों ने जितने जितने हो सके इसको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये भूल जाते हैं। पीछे हमने पढ़े थे जो वो थे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आ गए हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड ऑफर। इसमें पहला पॉइंट है क्लियर इन टर्म्स। क्लियर इन टर्म्स से मुराद वही कि जो आपकी ऑफर हो, प्रपोजल हो, वो क्लियर होना चाहिए, शुड बी क्लियर हो ईच एंड एवरीथिंग। दूसरे नंबर पे है लॉफुल ऑब्जेक्ट, वही चीज जो मैंने पीछे रिपीट की थी। लॉफुल, ऐसा काम करना है जो लॉफुल हो, लॉ के अगेंस्ट ना हो, ठीक है। कोई ड्रग्स का काम ना शुरू कर दिया हो आपने, अल्कोहल का बिजनेस स्टार्ट ना कर दिया हो, ऐसी ऑफर ना करवा रहे हो कि जो लॉ को ओबे ना कर रही हो, ठीक है। तीसरा नंबर पे है मैसेज ऑफ प्रपोजल। जब आपने मैसेज किसी को भेजा है, प्रपोजल भेजा है, वो क्लियर होना चाहिए, शुड भी, ठीक है, मैसेज आपका। तीसरे नंबर पे इंटेंशन ऑफ प्रपोजल। इंटेंशन ऑफ प्रपोजल ये है कि जिसको मैंने ऑफर की है, ऑफर भेजी है, प्रपोजल भेजा है, उसकी इंटेंशन देखनी है कि वो बंदा किस तरह का है, उसकी सोच कैसी है, नेचर कैसी है, मतलब नेगेटिव माइंड का बंदा तो नहीं है वो। उसकी इंटेंशन भी देखनी है कि भाई वो मेरे साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ऑफर कर सकता है या नहीं, ठीक है। नहीं, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, रुक जाओ। अच्छा, आगे हम चलते हैं इसको। नेक्स्ट आगे है लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप ये कि दोनों के दरमियान रिलेशनशिप कैसा है, जिसको मैंने ऑफर दी है, भेजी है, ठीक है, उसके साथ देखना है कि मेरा इसके साथ रिलेशन कैसा है। ये तो नहीं कि रिलेशन ही नहीं अच्छा, मैं उसको ऑफर दे रहा हूँ। नेक्स्ट आगे है मोड ऑफ प्रपोजल। मैंने उसको किस तरीके के साथ ऑफर दिया है या प्रपोजल भेजा है। मैंने उसको व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज किया है, टेलीग्राम के थ्रू, कोई ईमेल की है या कोई लेटर भेजा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। कितने % चांसेस हैं कि मेरी जो ऑफर है एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। पॉसिबल, कितनी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इसको बोलेंगे। नेक्स्ट है नेचर ऑफ ऑफरी। मोड ऑफ प्रपोजल से दोबारा बताएं। मोड ऑफ प्रपोजल ये कि कौन सा मीडियम यूज किया यार, किस मीडियम, किस वे के थ्रू तूने प्रपोजल भेजा है। व्हाट्सएप के थ्रू भेजा है, कोई टेलीग्राम के थ्रू, कोई लेटर भेजा है, उसको लिख कर भेजा है, बल्कि किसी भी कौन सा वे यूज किया है, मतलब कौन सा तरीका यूज किया है तुझे। मोड का मतलब तरीका कौन सा यूज किया है। नेचर ऑफ ऑफरी। नेचर ऑफ ऑफरी ये कि किस नेचर, जिसको, जो बंदा को मैंने ऑफर की है जो एक्सेप्ट करेगा। ऑफरी उसको बोलते हैं जो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ऑफरर वो होता है जो ऑफर बनाता है, ऑफरी वो होता है जो एक्सेप्ट करता है। जो एक्सेप्ट करेगा उसकी नेचर देखनी है कि उसकी नेचर किस तरह की है, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल ये कि जिसको मैं प्रपोजल भेज रहा हूँ उसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन करनी है, उसको ईच एंड एवरीथिंग बतानी है कि भाई ये मेरी ऑफर है, ये मेरी टर्म्स कंडीशन है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। उसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करना है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है प्रपोजल डिस्टिंग्विश फ्रॉम इनविटेशन। इसका मतलब ये कि जो आपका प्रपोजल होता है वो इनविटेशन से डिफरेंट होता है। प्रपोजल के अंदर तो ये होता है कि आप किसी को ऑफर भेजते हैं, किसी के ओपिनियन देखते हैं, ओपिनियन मांगते हैं उससे कि भाई वो उसको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। इनविटेशन के अंदर ये नहीं होता। इनविटेशन के अंदर आप सिंपल उसी को इनविटेशन भेज देते हैं, आगे आप उसका ओपिनियन मांगते नहीं है कि भाई वो आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। इनविटेशन जैसे शादी का कार्ड भेज दिया किसी के घर, ये हम ये तो नहीं उसको कहते कि भाई वो आना है या नहीं आना, तूने उसका ओपिनियन मांगते तो नहीं है ना। प्रपोजल में ये होता है कि हम उसका ओपिनियन भी मांगते हैं कि ये एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता। मतलब उन्होंने ये कहा है कि प्रपोजल और इनविटेशन के अंदर फर्क होता है, ये दोनों अलग चीजें हैं। नेक्स्ट है साइलेंस ऑफ ऑफरी इज नॉट एक्सेप्टेंस। जिस बंदे को मैंने ऑफर की है, ऑफरी मतलब जो एक्सेप्ट करेगा, अब वो अगर चुप है इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सेप्टेंस हो गई है, ठीक है, इसका ये मतलब है। रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। रेवोकेशन का क्या मतलब है। रेवोकेशन का मतलब होता है एंड होना किसी चीज का। प्रपोजल जो मतलब प्रपोजल वगैरह भेजा वो एंड हो चुका है, ठीक है। प्रपोजल पॉसिबल मतलब वो काम कंप्लीट हो चुका है। जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट या ऑफर वगैरह बनाई थी, प्रपोजल भेजा था, वो कंप्लीट हो गया है, वो एंड हो गया अब, ठीक है, इसको बोलेंगे। 1 मिनट जरा वक्त रखना यार, अजान हो रही है।
एक मिनट बस रुक जाना, अजान हो रही है यार। अच्छा आगे था आगे मोड ऑफ कैंसिलेशन ऑफ प्रपोजल। जैसे मैंने किसी को ऑफर भेजी है, अब प्रपोजल भेजा है, तो किस तरीके के साथ मुख्तलिफ तरीके हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रपोजल का रेवोकेशन एक बार यार अपना माइक सेट करो। माइक रेवोकेशन क्या होता है? रेवोकेशन का मतलब ये होता है कि प्रपोजल जो आपने भेजी है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया या ऑफर भेजी है, वो खत्म हो गई है, ठीक है, एंड हो गई है, कंप्लीट हो गई है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेवोकेशन का मतलब एंड होना किसी काम का, फुलफिल हो जाना, कोई काम जो ड्यूटी परफॉर्म करनी थी आपने कंप्लीट कर ली है। अब इसमें आ गया मोड ऑफ कैंसिलेशन प्रपोजल। किस तरीके के थ्रू आपके जो प्रपोजल है, जो आपने ऑफर दी है, वो कैंसिल हो सकती है। पहला तरीका ये कि नोटिस, आप उस बंदे को नोटिस भेज सकते हैं, लिख कर कोई लेटर वगैरह भेज सकते हैं। दूसरा है बाय द लैप्स ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर ये होता है कि आपने किसी बंदे को कोई ऑफर भेजी है या प्रपोजल भेजा है, तो उसके अंदर आप एक टाइम मेंशन कर देते हैं कि इतने टाइम के लिए ये ऑफर है भाई, इसके बाद ये खत्म हो जाएगी। इसमें टाइम मेंशन होता है स्टिपुलेटेड के अंदर। आगे है तीसरा बाय द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम के अंदर ये होता है कि आपने उसको जो ऑफर भेजी है या प्रपोजल भेजा है, वो उसके अंदर आप ये मेंशन नहीं करते कि भाई ये इतने टाइम के लिए, इसके बाद ये खत्म हो जाएगी। इसके अंदर किसी भी टाइम वो खत्म हो सकती है। जैसे ये ब्रांड्स वगैरह हैं, वो गेट वन बाय वन गेट वन फ्री, इतने % ऑफ लग गया, 50% ऑफ लग गया, 25% ऑफ लग गया, तो वो किसी भी टाइम वो बताते नहीं कि ये ऑफर कब तक लगी हुई है, किसी भी टाइम वो खत्म उसको कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ये एक रीजनेबल टाइम। आगे बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू मीट द कंडीशन। अब मतलब आपने किसी को प्रपोजल भेजा या ऑफर भेजी है, तो आप उसके अंदर कोई कंडीशन लगा देते हैं। भाई आप उसको कहते हैं ये कंडीशन लग गई है, मैंने ये मोबाइल सेल करना है, मैंने इतने का सेल करना है, एक कंडीशन मतलब उसके ऊपर कुछ इंप्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। तो अब मैंने भाई कंडीशन लगा दिया, कंडीशन की वजह से वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। इसका मतलब ये है कि बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू मीट द कंडीशन, वो कंडीशन की वजह से उसको कैंसिल कर देता है, तो वो इसको बोलेंगे हम बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू मीट द कंडीशन। बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ प्रपोजल। इसका मतलब ये है कि मैंने किसी के साथ यार प्रपोजल भेजा था, उसको ऑफर भेजी थी, अब उस बंदे की ना आगे डेथ हो गई है, मुझे उस चीज का नहीं पता, मैं उसको काम को कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे बाद में पता चलता है अगर उसकी डेथ हो गई है तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। बाय द डेथ, किस तरीके के साथ उन्होंने ये मोड्स जो है ना, किस तरीके के साथ आपका प्रपोजल या ऑफर कैंसिल हो सकती है, ठीक है। जिसके साथ मैंने ऑफर प्रपोजल भेजा तो उसकी डेथ हो गई है या मेरी हो गई है, तो मतलब वो फिर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। प्रपोजल या ऑफर को एक्सेप्ट करता है, इसका डिफरेंस याद रखना है। ऑफरी क्या होता है कि जिसको हम प्रपोजल भेजते हैं, ऑफरर वो होता है जो ऑफर करवाता है, ऑफरी वो होता है जो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। रिजेक्शन बाय द ऑफरी, मतलब जिसको मैंने प्रपोजल दिया था वही इसको रिजेक्ट कर देता है, वो कहता नहीं मैंने करना चाहता, ठीक है, इसको हो गया ये ऑफरी। आगे है बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। मैंने भाई किसी को ऑफर कराई थी कि भाई मैं लैपटॉप सेल करना चाहता हूँ, वो क्या हुआ, लैपटॉप ही खराब हो गया है, वो कुछ जल गया है या उसकी स्क्रीन खराब हो गई है, तो इसको बोलेंगे बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ सम मैटर, मतलब जो चीज थी स्पेसिफिक वही खराब हो गई है, तो उस तरीके के थ्रू भी आपका प्रपोजल कैंसिल हो सकता है। आगे है व्हेन द प्रपोजल बिकम इलीगल। कोई मैंने काम किया है वो इलीगल हो गया है, ठीक है, मेरा प्रपोजल, ठीक है, तो वो भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है। मैंने पहले कुछ और था और प्रपोजल जो मैंने भेजा था वो था इलीगल, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में है बाय क्रॉस्ड ऑफर ये कि मैंने पहले कहा था कि मैं मोबाइल सेल करना चाहता हूँ 10,000 रुपए का, मैं फिर बाद में कहता हूँ नहीं मैं 10 का नहीं करना, मैं ये 5,000 का करना चाहता हूँ उसको सेल, मैंने ऑफर को चेंज कर दिया थोड़ा सा, उस तरीके से भी आपकी ऑफर कैंसिल हो सकती है। या मैं कहता हूँ 15,000 का सेल करना चाहता हूँ, मैं 10 का नहीं करना चाहता, तो आगे उसकी जो एक्सेप्ट करने वाला या तो एक्सेप्ट करना चाहता है ठीक है, वरना उसको रिजेक्ट कर देगा। इस तरीके के थ्रू रिजेक्शन हो सकती है। ये जो जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए, इस पॉइंट का ये मतलब है कि किन तरीकों के थ्रू आपकी जो प्रपोजल जो आपने ऑफर भेजी है वो कैंसिल हो सकती है, ठीक है। नोटिस के थ्रू, स्टिपुलेटेड टाइम के थ्रू, रीजनेबल के थ्रू, किसी की डेथ हो गई है या जिसको मैंने भेजी है उसने कैंसिल कर दिया है, या मेरी जो चीज थी वही खराब हो गई है, या इलीगल के थ्रू, या मैंने ऑफर को चेंज कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस वही है कि जब आपने किसी को प्रपोजल भेजा है वो एक्सेप्ट हो गया तो उसको एक्सेप्टेंस बोलेंगे। अब मैंने पीछे डिस्कस किया है
मोड ऑफ कैंसिलेशन ऑफ प्रपोजल, ये आगे हैं लीगल रूल्स एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। पीछे हमने पढ़े थे इसी स्लाइड के अंदर, ये देखो रूल्स एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर। वैलिड ऑफर पढ़े थे, पहले मैंने ऑफर भेजी या प्रपोजल भेजा, उसके बाद अब वही रूल्स और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। पहले था ऑफर भेजी या प्रपोजल भेजा, अब उसकी एक्सेप्टेंस हो गई है, तो एक्सेप्टेंस किस तरीके से होगी, उसके लिए कौन से रूल्स होते हैं, वो मैं रूल्स को डिफाइन करूंगा। सिंपल थोड़ा इसको बता दूंगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी बाय द ऑफरी, अगर जिसको मैंने ऑफर कराई है वो उसको एक्सेप्ट करेगा तभी वो एक्सेप्टेंस होगी। किन तरीकों के थ्रू मतलब आपकी वैलिड एक्सेप्टेंस हो सकती है, मतलब पहला तरीका ये कि जो बंदे को मैंने भेजी है वही उसको एक्सेप्ट कर लेता तो ठीक है। दूसरी इसमें यह कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस तभी होगी जब उसके अंदर कोई कंडीशन वगैरह नहीं लगाई गई होगी। ये नहीं होगा कि मैंने कोई कंडीशन लगा दी है कि भाई ऐसा होगा तो तभी आप इसको तभी ये ऑफर होगी, ठीक है। मैं उसके अंदर कोई कंडीशन इंप्लीमेंट कर देता हूँ, कंडीशन वगैरह नहीं लगानी। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब मैनर। प्रिस्क्राइब मैनर से मुराद ये कि मैंने जिस तरीके के थ्रू उसको ऑफर कराई है वो बंदा भी मुझे रिप्लाई में, ये किसका माइक ओपन है, ये माइक काइंडली म्यूट कर दे। मैंने जिस तरीके के साथ किसी को ऑफर कराई है ना, उस तरीके के साथ ही वो बंदा उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब मैनर। मैंने भाई कहा है कि मुझे जो एक्सेप्टेंस, मैंने किसी को ऑफर प्रपोजल भेज दिया, मैं कहता हूँ कि भाई मुझे इसका जो रिप्लाई है ना वो आपने ईमेल के थ्रू देना है, तो वो बंदा इस बात का लायबल है कि वो मुझे ईमेल के थ्रू ही मुझे इसका रिप्लाई देगा कि वो मेरा जिस तरीके के साथ मैंने उसको कहा हुआ है। आगे है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, मतलब जो एक्सेप्टेंस है ऑफरर, वो ऑफरर के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करना है कि जिसने एक्सेप्टेंस भेजी है उसको पता हो कि भाई मेरी उसने जिसको मतलब प्रपोजल भेजा है, ऑफर भेजी है, उसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन करनी है, उसको पता होगा कम्युनिकेशन की होगी तभी जाकर वो एक्सेप्ट होगी। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद अ रीजनेबल टाइम। एक्सेप्टेंस हमेशा एक टाइम के पास ही एक्सेप्टेंस होती है, ये नहीं होता कि आप फौरन से एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है, किसी भी टाइम उसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। उसके लिए एक टाइम देते देंगे, भाई इतना टाइम है, इसके बाद वरना ये कैंसिल हो जाएगी। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस्ड वही कि मैं बोलकर कुछ कह सकता हूँ या एक्शंस के थ्रू कोई काम कर सकता हूँ। एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड दो टाइप्स हैं, वही ये चीज है। एक्सेप्टेंस मस्ट फॉलो द ऑफर। मस्ट फॉलो द ऑफर क्या मतलब ये कि सबसे पहले आप किसी को ऑफर भेजेंगे तभी एक्सेप्टेंस होगी। ये तो नहीं होगा कि आप कुछ भेजें ही ना वो एक्सेप्टेंस कर ले, ऐसे तो नहीं होगा। ये मतलब कौन कौन से रूल्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके थ्रू एक्सेप्टेंस होती है, ये मैंने बता दिए आप लोगों को। लास्ट आपके पास है स्लाइड रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। रेवोकेशन का क्या मतलब है कि किसी चीज का रेवोकेट होना, क्या एक्सेप्टेंस पे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर इट्स कम्युनिकेशन। इस तरह से मेरी प्रपोजल या एक्सेप्टेंस होगी, या तो मैंने जिसको ऑफर की है मैं खुद ही खत्म कर दूं, या जिस बंदे को मैंने ऑफर की है वो उसको खत्म कर दे। रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ये चीज है। यहाँ पे लिखा हुआ है एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, जिसको मैंने भेजी है या तो वो उसको कैंसिल कर दे, या एज अगेंस्ट द प्रपोजर, जिसने भेजा है, जिसने वो ऑफर बना के भेजी, या तो वो ही उसको कैंसिल कर दे, ठीक है। ये बस इसको आपने रीड कर लेना है। ये आपकी हो गई हैं तकरीबन 6 स्लाइड। देखिए मैंने 40 मिनट का कहा था और टाइम ज़्यादा ही हो गया। चले आप इसको लेक्चर बाद में सुन लेना। ये सबसे मुश्किल और लेंथी और सबसे मुश्किल स्लाइड ये लास्ट वाली है 7-8। इसको मैं शॉर्ट बता दूंगा, इसको आप लोग इसके ऊपर भी फोकस करें, लेकिन इसके अंदर ये कि आप इसको ना ज़्यादा इसके डेप्थ में ना जाना। डेप्थ में जाओगे तो आप लोगों को बहुत मिक्सअप होगा, क्योंकि पीछे डाटा काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके अंदर कंडीशंस इतनी ज़्यादा, एलिमेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि मिक्सअप होती जाती हैं। इसमें सिर्फ ओवरव्यू दे दूंगा। इस स्लाइड में से उम्मीद है कि जहाँ से अगर मैम देती हैं तो इधर से लॉन्ग ज़्यादा लेंथी वाला नहीं देंगी। अगर देती भी हैं फॉर एग्जांपल तो 3 मार्क्स का लॉन्ग देंगी, 3 मार्क्स का। वो इस तरह का लॉन्ग होगा कि उसकी एक्सप्लेनेशन ही पूछी होगी, सिर्फ यही पूछा होगा कि आप उन पॉइंट्स के नेम लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, वही मैं बता चुका हूँ कि 2 पार्टीज जिसमें बाउंड होती हैं। यूनिलैटरल वो होता है कि एक पार्टी बाउंड होती है, दूसरी बाउंड नहीं होती, उसकी चॉइस होती है कि बाउंड होना चाहती है या नहीं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वो होता है कि जिसमें आप किसी का फायदा नहीं उठा सकते, किसी की चीज़ गिर गई है तो आप उसको वापस करेंगे। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट वो होता है कि जिसके अंदर कोई चीज़ कंप्लीट नहीं हुई अभी, ठीक है, काम रहता है अभी कॉन्ट्रैक्ट का, अंडर परफॉर्म होता है अभी वो। अब सबसे पहले इसमें है कंडीशंस हैं, कंडीशन अंडर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन सी कंडीशंस आती हैं? ये 5 कंडीशंस आती हैं। इसके आपने नेम याद कर लेने, ज़्यादा एक्सप्लेनेशनों में नहीं जाना। इधर एक्सप्लेनेशन थोड़ी थोड़ी मैं बता दूंगा, लेकिन
ज्यादा एक्सप्लेनेशनों में जाओगे तो पीछे वाला सारा भूल जाएगा, ठीक है। इसके नेम अच्छे से याद कर लेने। मुझे जहां तक लगता है 7-8 स्लाइड में से मैम इसी तरह से कोई क्वेश्चन बनाएंगी, लॉन्ग देती हैं, 3 मार्क्स का लॉन्ग हो सकता है यहाँ से, बस इसके अलावा 9 मार्क्स का नहीं बनाएंगे, यहाँ से इतना लेंथी नहीं बनाएगी क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है। वो ऐसे पूछ लेगी कि भाई क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की आप कंडीशंस लिखते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस है, मैम ने खुद ही क्लास में कहा था कि मैं उसकी कंडीशंस की एक्सप्लेनेशन ही पूछूंगी, उसके नेम आपने लिखने होंगे, ठीक है। 3 मार्क्स का लॉन्ग आता है तो ये जितने पॉइंट्स हैं आपने उसके नेम लिखने हैं विद सेक्शन के साथ। पहला इसका है सप्लायर ऑफ नेसेसरीज, मतलब है हेल्प किया तो आप बाद में उस चीज के लायबल हैं कि भाई उससे उस चीज का एक्सपेंस ले सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा, इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना आपने। इसको कोशिश करनी है कि बस आपको पॉइंट के नेम ज्यादा हो, ज्यादा डेप्थ में जाओगे तो भाई पीछे वाला सारा भूल जाएगा। 6 तक अच्छे से फोकस करना है आपने, 6 लेक्चर तक। ये लास्ट जो लेक्चर है ना, इसको बस आपने पॉइंट वाइज याद कर लेना है कि जितने पॉइंट्स हैं ना, पॉइंट हेडिंग्स वगैरह अंदर जो हैं वो आपने अच्छे से याद कर लेनी है। मुझे यकीन है कि आप लोगों का पेपर हो जाएगा, इससे कवर अप हो जाएगा। दूसरा इसमें पॉइंट ऑफ पेमेंट ड्यू बाय अनदर। एक बंदा दूसरे को पैसे मांग रहा है तो तीसरा बंदा आके उसकी गारंटी देता है कि भाई इसको पैसे दे दो, तो इसका मतलब ये है कि वो उसको पैसे दे देता है उसके बिहाफ के ऊपर, ठीक है। उसको बोलते हैं पेमेंट ड्यू बाय अनदर। नॉन ग्रेशियस एक्ट ये होता है कि एक बंदा है, मैं किसी के घर गया हूँ, कोई चीज़ भूल गया हूँ, तो बाद में जिसके घर भूल गया हूँ वो इस बात का लायबल है कि मुझे बाद में वो चीज़ वापस करे, ठीक है। चौथा पॉइंट है फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स के अंदर ये कि आप जा रहे हैं, आपका आईडी कार्ड कहीं गिर गया, किसी को, मुझे आईडी कार्ड मिला रास्ते से किसी का, तो मुझे पता चल गया ये फला उसका है, तो आपने उसको वापस भेजना है, या उसके लिए जो भी एक्सपेंस आएगा, या तो वो दूर रहता है, डिलीवरी करवाएंगे, या जो भी चीज़ है उसके ऊपर, तो आप लोग इस बात के लायबल हैं कि आप उससे उस चीज़ का एक्सपेंस ले सकते हैं, ठीक है। फाइंडर ऑफ गुड्स, उसकी किसी की खोई हुई चीज़ उसको वापस भेजी है आपने, उसके लिए आपने एफर्ट किया है, ठीक है। लास्ट में पेमेंट अंडर मिस्टेक और कोर्सन, ठीक है। इसके अंदर ये का कोई फोर्सफुली आपसे कोई काम हो गया, जैसे आप जा रहे हैं, आपके ऊपर किसी ने चोर ने आके भाई गन पॉइंट पे आपने रख लिया और आपसे वो चीज़ें वगैरह चुरा कर ले गया, तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले जा सकते हैं, FIR करवा सकते हैं कि मेरी ये चीज़ खो गई है, ठीक है। सिर्फ इसका नेम याद अच्छे से कर लें, ज़्यादा ये कोशिश करें। आगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वही होता है, मैंने बताया था, जो स्टार्ट में वैलिड होता है, बाद में इनवैलिड हो जाता है किसी रीजंस की वजह से, ठीक है। इसमें इसकी कंडीशंस हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कौन कौन सी कंडीशंस हैं, ये नेम याद रख लेने अपने। पहली कंडीशन है मिस्टेक ऑफ बोथ द पार्टीज। कि मिस्टेक ऑफ बोथ द पार्टीज के अंदर ये आ जाएगा कि आपने किसी 18 साल से कम उम्र के साथ किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। आगे है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। ऐसा एग्रीमेंट को जिसके अंदर कंसिडरेशन ना हो। अब एग्रीमेंट ऐसा होता ही नहीं है कि जिसके अंदर दोनों को कंसिडरेशन ना हो रही हो, दोनों को फायदा नहीं हो रहा होगा, तो ऐसा उसको एग्रीमेंट कहते ही नहीं है। इसमें यह कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, मैंने अब NGO वालों को पैसे दे रहा हूँ मैं खुद, ठीक है। NGO वालों को तो फायदा हो रहा है, लेकिन उसके रिटर्न में मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। एक पार्टी को तो फायदा हो रहा है, दूसरी को नहीं हो रहा। कंसिडरेशन ये होता है कि दोनों पार्टीज को फायदा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं NGO को पैसे दे रहा हूँ, NGO मुझे रिटर्न में तो नहीं कुछ देगा। मैं NGO को फायदा दे रहा हूँ, लेकिन NGO मुझे तो नहीं उसके रिटर्न में कुछ देगा, जिसका मतलब ये है अनलॉफुल कंसिडरेशन। अनलॉफुल कंसिडरेशन ये कि ऐसी कंसिडरेशन हो कि जिसको अनलॉफुल ना हो, मतलब मैं कोई काम इलीगली कर रहा हूँ, मैं रिश्वत ले रहा हूँ, ठीक है, ये अनलॉफुल है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं तेरा काम कर दूंगा तो मुझे 10,000 रुपये दे, उसका मैं काम कर देता हूँ, उससे 10,000 ले लेता हूँ। क्या ये चीज लॉ के अगेंस्ट है? इसको बोलेंगे लॉफुल। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है? अनलॉफुल ऑब्जेक्ट वही कि मैं कोई ड्रग्स या अल्कोहल का काम कर रहा हूँ, ठीक है। आगे एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। मैं किसी को पैसे देता हूँ कि आप फलां बंदे की मैरिज रुकवा दो या शादी रुकवा दो, मैं 10 लाख रुपए तुम्हें दूंगा, ठीक है। इसको बोलेंगे एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। इसके अंदर ये कि मैं किसी को कह देता हूँ कि भाई किसी बंदे को कह देता हूँ कि आपने ये वाला बिजनेस स्टार्ट नहीं करना, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, ये बिजनेस सिर्फ मैंने ही करना है, ठीक है, ठीक है। आगे एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। इसके अंदर ये कि आप ने फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जैसे वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी के, वो टीचर्स के साथ एक कमिटमेंट कर लेते हैं कि आप लोग अपने राइट्स के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, ठीक है। अगर वो टीचर्स के साथ, टीचर को सैलरी नहीं दे रहा, टीचर के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट का, यूनिवर्सिटी के जो VC है ना, वो एक एग्रीमेंट ऐसा साइन करवा लेता है कि आप लोग मेरे खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, टीचर के साथ जैसा भी बिहेवियर रखा जाए, ठीक है।
टीचर को सैलरी नहीं दी जा रही, टीचर अपने राइट्स के लिए कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है, ये कि ऐसा एग्रीमेंट करवा लिया उनके साथ के इसके अंदर ये होता है कि आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। जैसे टीचर के साथ टीचर को राइट नहीं मिल रहा है, टीचर्स को सैलरीज नहीं मिल रही, टीचर्स अपने राइट के लिए कुछ बोलना चाह रहे हैं कि भाई हमें सैलरीज नहीं दी जा रही, हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और हमें सैलरीज नहीं दी जा रही। अब वाइस चांसलर ने उनके साथ ऐसा एग्रीमेंट करवा लिया है कि आप लोग उसके खिलाफ एक्शन ले ही नहीं सकते, ठीक है, उसको बोलेंगे इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग कि फर्दर हम उसके लिए एक्शन नहीं ले सकते। एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग अनसर्टेनिटी, ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर क्लियरिटी ना हो काम, ठीक है, हमें पता ही ना हो काम का, क्लियरिटी ना हो। एग्रीमेंट बाय द वे ऑफ वेगर, इसके अंदर ये कि दो पार्टीज के दरमियान जैसे बैट लगा देते हैं, जैसे क्रिकेट मैच है आज भी, तो हम आर्टिस्ट के साथ बैट लगा लेते हैं, पाकिस्तान जीतेगा तो ये होगा, मैं तुम्हें ये दूंगा, वो कहता है हार जाएगा, कोई मतलब बैट लगा लेते हैं, इसको ये लॉ के अगेंस्ट है, तो इसको बोलते हैं एग्रीमेंट बाय द वे ऑफ वेगर। एग्रीमेंट कोलेटरल टू वेफरिंग कॉन्ट्रैक्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि तीसरी पार्टी आकर भाई वो गवाही देती है कि भाई इन दोनों ने बैट लगाई है, जैसे मैंने ए ने बी के साथ, मैंने अली के साथ बैट लगाई कि पाकिस्तान जीत जाएगा तो मैं भाई तुम्हें ट्रीट दूंगा, ठीक है, वो क्या नाम है, पाकिस्तान जीत जाता है और मैं उसको ट्रीट नहीं देता, ठीक है, अब तीसरी पार्टी आकर मुझे मेरे खिलाफ अगेंस्ट बोल लेती है कि भाई वो मैंने तीसरी पार्टी मेरे खिलाफ आगे बोलने लग जाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो मैंने बैट लगाई है वो अनलॉफुल है, बैट लॉ के अंदर नहीं आती, तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। एग्रीमेंट कोलेटरल टू द वेफरिंग कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई दूसरे बंदे के आगे गवाही दे रहा है कि बंदे ने ये सही कहा था, एक बंदा दूसरे की गवाही दे रहा है, दूसरे तीसरे की गवाही दे रहा है, तो ये चीज भी गलत है, ठीक है, इसका ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट ये कि मैंने भाई कह दिया कि ये तुम मुझे 10 लाख रुपए, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, तुम इस डेड बॉडी को ना जिंदा कर दो, तो क्योंकि ऐसा काम मैं कह रहा हूँ वो कर ही नहीं सकता, जो परफॉर्म हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, तो जाहिर सी बात है वो नहीं होगा, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल एक्ट। एग्रीमेंट मेड विद माइनर, मैंने 18 साल से कम उम्र के साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया है, ठीक है। एग्रीमेंट ऑफ अनसाउंड माइंड बाय अनसाउंड माइंड, मैंने किसी भाई ऐसे बंदे के साथ एग्रीमेंट कर लिया जो अब नॉर्मल है, मतलब जिसका माइंड या फिजिकली मेंटली तौर पर वो प्रेजेंट नहीं है, जिसका मेंटली अब नॉर्मल है, ठीक है, माइंड उसका काम नहीं करता, ठीक है, मेंटल कंडीशन उसकी ठीक नहीं है, ऐसे बंदे के साथ एग्रीमेंट कर लिया। ये कंडीशंस हैं, इनके नेम याद कर लेने हैं, इसमें से कुछ भी मैम पूछ सकती हैं, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेंगी, सिर्फ नेम पूछेंगे ज्यादा, ठीक है। आगे आपके पास आ गया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जाग रहे हो ना, सोत नहीं गए? जी जी जाग रहे हैं यार सब चीजें सेम सेम वही आ रही हैं, दिमाग भूल गया मेरा तो। हाँ बस ऐसे ही है, ये है ही ऐसा सारा सिलेबस। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि दो पार्टीज होती हैं, एक पार्टी तो बाउंड है ला के तहत, लेकिन दूसरी पार्टी को फोर्स करके आपको काम करवा रहे होते हैं, वॉइडेबल, ठीक है। इनकी मतलब ये कि दोनों की रजामंदी इसमें नहीं होती, इसको बोलते हैं मिसिंग फ्री कंसेंट। मिसिंग फ्री कंसेंट वो होता है कि जिसमें दोनों की रजामंदी ना हो पार्टीज की। इसकी फर्दर कंडीशंस हैं, पहले हमने पढ़ा था वॉइड, अब आ गया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसकी आगे है, पहली है कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय कोर्जन, मतलब किसी को फोर्स करके कोई काम करवाया गया हो। कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसके अंदर ये कि टीचर इसमें आपने मतलब आपकी जो आपके पास पावर है आप उसका नाजायज फायदा उठाएं। अब टीचर है एक क्लास के अंदर, टीचर कहता है भाई क्लास में बच्चों को क्लास में अनाउंस कर देता है, कुछ बच्चों को ना स्पेशल फेवर दे देता है, वो कहता है कि भाई आप मुझे ना ट्रीट दोगे या मेरी कोई पर्सनल काम करोगे, वो अपना पर्सनल काम बच्चों स्टूडेंट से निकालता है, तो इसके बदले में आपको ए ग्रेड लगा दूंगा। मतलब वो अपनी जो पोजीशन है वो उसको जो टीचर का ओहदा दिया गया है वो उसका मिस यूज कर रहा है, गलत यूज कर रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय फ्रॉड, मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके साथ फ्रॉड कर लिया है, ठीक है। ए ने बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसके अंदर मैंने फ्रॉड कर लिया है, ठीक है, उसके साथ मैं लेके उसके पैसे भाग गए या कुछ भी व्हाटएवर, उसको बोलेंगे फ्रॉड। कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय मिसप्रेजेंटेशन, मैंने किसी को गलत बयानी करके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। मैंने उसको कहा कि भाई मेरे पास 10 लाख रुपए तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, हालांकि मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने मिसप्रेजेंटेशन कर दी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अनसाउंड माइंड, मैंने ऐसे बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया भाई अनसाउंड माइंड है। अनसाउंड माइंड से मुराद के वो अब नॉर्मल है, वो खुद मेंटली तौर पर वो मतलब उसका मेंटल लेवल नॉर्मल नहीं है, तो मैंने इस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये भी लॉ के अगेंस्ट है।
ठीक है। यार अनड्यू इन्फ्लुएंस कंडीशंस आ गई बताना। अवॉइडेबल। अनड्यू इन्फ्लुएंस अनड्यू इन्फ्लुएंस ये होता है कि मैंने अपनी जो अनड्यू इन्फ्लुएंस ये होता है कि मैंने अपनी पावर का गलत यूज किया है। अब जैसे तू टीचर बन गया, तू टीचर का गलत, अपने जो तुझे टीचर का ओहदा मिला है इसका अपनी पोजीशन का गलत यूज करता है। अपने स्टूडेंट्स को कह रहा था कि भाई, चंद स्टूडेंट्स को तो एक्स्ट्रा फेवर देने लग जाता है कि भाई तू मेरा ये काम कर देगा तो मैं तुझे ए ग्रेड लगा दूंगा। मतलब तू तो, हालांकि सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए क्लास में, कि जो बच्चे जिस पोजीशन पे आना चाह रहे हैं उनको मेरिट बेस पे लाना चाहिए। लेकिन तू कहता है कि भाई मैं तू मुझे ये मेरा ये काम कर देगा, मेरी गाड़ी खराब है, बच्चों को कहता है किस बच्चे को, मेरी जो गाड़ी सेट करवा के देगा जी मैं उसको क्या नाम है ए ग्रेड लगा दूंगा। मतलब अपना अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं कहा रहा है, अपनी पावर का मिस यूज कर रहे हो आप, ठीक है, स्टूडेंट्स को यूज करते हुए। जैसे टीचर है स्टूडेंट का मिस यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। आगे है आपके पास वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स को कंप्लीट कर रहा होता है। इसका सेक्शन ये होता है, सेक्शन 10 होता है। इसकी कोई मतलब क्या नाम है आगे कंडीशंस नहीं है। आगे ये स्लाइड नंबर 12 है, 13 है, 14 है, इसको छोड़ देना है, ये मैंने कट करवा दी थी, इसको नहीं करना। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रूल्स और एसेंशियल एलिमेंट्स इसके ये सारे कट कर देने हैं। 12, 13 एंड 14 कट कर देनी है, ये नहीं करवानी। लास्ट आ गई है आगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नाम से जाहिर हो रहा है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया है, या आपको किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ था वो कंप्लीट कर लिया है, आपने वो कंप्लीट कर लिया काम। मैंने किसी के साथ एग्रीमेंट किया था कंस्ट्रक्शन का, वो काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये हो जाएगा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, ठीक है, मैंने अपनी ड्यूटीज को, अपने काम को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। और इसकी मैंने एग्जांपल देके बता दिया कि कंस्ट्रक्शन की है मैंने, या मैंने किसी को मोबाइल सेल करना था, मोबाइल सेल कर दिया, उसको मैंने मोबाइल दे दिया, उसने उसके मतलब में मुझे पेमेंट दे दी है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अब इसके अंदर मुख्तलिफ इसकी कंडीशंस हैं, इसके आपने नेम याद कर लेने, ज़्यादा प्रेफर करना है नेम अच्छे से आते हो, बस एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेंगी मैम ज़्यादा। तो पहला इसमें है कि कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। पहला नंबर पे बाय परफॉर्मेंस। बाय परफॉर्मेंस ये है कि मैंने भाई किसी को मोबाइल सेल किया, उसको मैंने मोबाइल दे दिया, उसने उसके बदले में पैसे दे दिए मुझे, कोई परफॉर्मेंस की वो कंप्लीट हो गई, बाय परफॉर्मेंस, उसको बोलेंगे बाय परफॉर्मेंस, मेरा कोई काम कॉन्ट्रैक्ट वगैरह खत्म हो गया, बाय परफॉर्मेंस। दूसरा है बाय म्यूचुअल कंसेंट। इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल कंसेंट ये है कि हम दोनों ने आपस में कुछ तय कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया भाई अपनी मर्जी से। जैसे रेसिप्रोकल था कि कोई आपस में कोई डील करके हम लोग कुछ काम को खत्म कर देते हैं, तो इसमें भी ऐसे ही है, म्यूचुअल कंसेंट कर दिया, मतलब हम दोनों चाहते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से दोनों की रजामंदी से हम आपस में कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देते हैं। इसमें यह कि दोनों की रजामंदी है, दोनों की रजामंदी से हम कोई कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं। तो पहले नंबर पे है नोवेशन, अल्टरेशन, रिसेशन और रिमिशन और बाय वेवियर। नोवेशन क्या होता है? नोवेशन ये होता है कि मैंने किसी का साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसके अंदर मैं कुछ चेंजिंग कर देता हूँ यार। अब मैं उसको कहता हूँ यार मैंने मेरे पास 10 मोबाइल है, मैं 10 मोबाइल सेल करना चाहता था, मैं कहता था यार मेरे पास मैं 5 सेल करना चाहता हूँ, मतलब उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर दी है या कुछ चेंजिंग कर दी है। नोवेशन बेसिकली उसे बोलेंगे। अल्टरेशन क्या होगा? अल्टरेशन के अंदर ये होगा कि मैंने भाई उसे कहा था कि मैंने पहले एग्रीमेंट किया था कि तुम मुझे एडवांस में पेमेंट करोगे, लेकिन बाद में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, अल्टरेशन कर दिया। जैसे हम अपने कपड़े उनका अल्टरेशन कराते हैं, चेंज करवा देते हैं, फिटिंग वगैरह करते हैं। अल्टरेशन ये है कि मैं उसको कहता हूँ यार तू मुझे बाद में पैसे दे दी, अल्टरेशन हो गई है, ठीक है। रिसेशन क्या होता है? रिसेशन बेसिकली ये होता है कि हम लोग जिसमें दोनों पार्टीज की ना रजामंदी नहीं होती और अपनी रजामंदी के बगैर वो दोनों पार्टीज फोर्सफुली कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया होता है, मिसिंग फ्री कंसेंट होता है, मतलब तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते हैं, ठीक है, डिस्चार्ज हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अपनी मर्जी से वो लोग मर्जी से नहीं, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया होता है कि जो फोर्सफुली होता है, एक पार्टी बाउंड होती है, एक बाउंड नहीं होती, मतलब वो खत्म हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, उसको बोलते हैं रिसेशन। आगे होता है रिमिशन। रिमिशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? रिमिशन कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि यार मेरे पास पहले 10,000 रुपए थे, मैंने 10,000 के कोई किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मुझे 10,000 में जितने मोबाइल आते हैं आपने मुझे दे देने हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि टाइम के साथ मोबाइल की कीमत इंक्रीज हो गई और अब मैं क्या करता हूँ, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग ले आता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार 10,000 में मुझे पहले क्या नाम है 10 मोबाइल मिलने थे, 1,000 रुपए का मोबाइल मिलना था, मोबाइल महंगे हो गए हैं,
अब वो कहता है कि 2000 रुपए का मोबाइल हो गया, तो मैं कहता हूँ यार मुझे 10,000 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट मैंने कैंसिल नहीं करना, मुझे 5 मोबाइल दे दो, एडजस्ट कर दो उसी के अंदर जितने आते हैं, ठीक है। पहले मुझे 10,000 में 10 मिल रहे थे, अब मुझे 5 मिल रहे हैं, ठीक है। जितने मिल रहे हैं वो एडजस्ट कर दो, रीमिशन उसे बोलते हैं। मतलब कोई भी आप इसमें एग्जांपल कोट कर सकते हो। आगे है उसके बाद बाय वेवियर। बाय वेवियर ये होता है है उसको कि वही ऊपर मैं किसी सप्लायर वाले को कहता हूँ, कोका कोला फैक्ट्री को मैं मालिक हूँ, मैं कहता हूँ सप्लायर वाले को कि भाई तुम मेरे से माल परचेज करोगे, किसी और से करोगे। मैं किसी यस यार वो बाय वेवियर से दोबारा स्टार्ट कर, तेरी आवाज चले गई थी। कहाँ से बाय वेवियर। हेलो अच्छा वेवियर, बाय वेवियर। जो बाय वेवियर यार ये होता है कि मैंने इसको यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे है फीस पे करनी होती है, फीस है देर से पे करता हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे एक्स्ट्रा चार्ज हो जाते हैं, लेकिन अब एक्स्ट्रा चार्ज मैं करना नहीं चाहता, तो एक्स्ट्रा चार्ज को मैं दोबारा से ओरिजिनली फीस ही पे करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक एचओडी को साइन करके एप्लीकेशन लिख के देता हूँ कि यार मैं पहले पुअर कंडीशन थी मेरी जिस वजह से मैं फीस पे नहीं कर सका, मेरा फीस के अंदर जो फाइन लगा हुआ है वो मुझे माफ कर दें। वो फाइन माफ कर देते हैं, दोबारा से मुझे वाउचर दे देते हैं, मैं उसको पे कर देता हूँ। ये हो गया वेवियर। इसके अंदर वेवियर का मतलब मैंने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट जो मेरी जो चीज थी उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन चेंज कर लिया, ठीक है। मुझे फाइन लग रहा था वो मैंने खत्म करवा के दोबारा से ओरिजिनली चीज ही पे कर रहा हूँ मैं। वेवियर बेसिकली उसे बोलते हैं। आगे है बाय लैप्स ऑफ टाइम। बाय लैप्स ऑफ टाइम ये कि मैंने किसी के साथ एग्रीमेंट कर दिया, उसे कहता हूँ भाई तूने मेरे से ही चीजें परचेज करनी है इतने टाइम के लिए, किसी और दुकान से तूने चीजें परचेज नहीं करनी है। टाइम उसके साथ फिक्स कर लेता हूँ। अब जैसे कोका कोला वाले सप्लायर्स के साथ अपने फिक्स कर लेते हैं कि आपने किसी और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू आपने कहीं और से आपने सप्लाई वगैरह नहीं लेनी है, आपने हमसे इतने टाइम के लिए लेनी है, उसके साथ कोई टाइम फिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो उतने टाइम के लिए किसी और से कोई चीज नहीं लेगा। आगे है बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि यार आप लोग एग्रीमेंट को तोड़ देते हैं, किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, आप उसकी वादा खिलाफी कर लेते हैं, भाई अपने काम से मुकर जाते हैं, अपना जो उसके साथ बात की हुई है, कमिटमेंट की हुई है, उस काम को कंप्लीट नहीं करते, उस काम को कंप्लीट करने से पहले ही अपने काम को मतलब मुकर जाते हैं अपने काम से, ठीक है। वायलेट कर लेते हैं लॉ को तोड़ देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आगे है बाय द ऑपरेशन ऑफ द लॉ। बाय द ऑपरेशन ऑफ द लॉ के अंदर ये चीज आ जाती है कि यार कि किसी की डेथ हो गई, मैंने किसी का कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसके साथ डेथ हो गई है, तो जाहिर सी बात है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। अब उसने बाय द ऑपरेशन ऑफ द लॉ की फर्दर कंडीशंस बताई हैं कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट आपका कैंसिल हो सकता है। बाय द डेथ, दूसरा पॉइंट है बाय अनऑथराइज्ड अल्टरेशन। बाय अनऑथराइज्ड अल्टरेशन नाम से जाहिर हो रहा है कि अल्टरेशन का ही है किसी काम के अंदर, लेकिन अनऑथराइज्ड है, ऑथराइज्ड नहीं है। मतलब दो पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन एक पार्टी जो थी, दोनों के दरमियान जो रूल्स रेगुलेशन जो उन्होंने पहले टर्म्स कंडीशन रखी थी उसके अंदर कुछ चेंजिंग कर लिया, बी पार्टी ने उसके अंदर चेंजिंग कर ली है, लेकिन ए को नहीं बताया। ए जो है वो ए अपने तरीके से जो कंडीशन रखी हुई थी उसी के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन बी को नहीं पता, बी ने उसके अंदर कुछ चेंजिंग की हुई है। ये क्या है कि अनऑथराइज्ड अल्टरेशन है, कि मतलब एक पार्टी को तो टर्म्स कंडीशन का पता है, एक को नहीं पता, उसने उसके अंदर कुछ चेंजिंग कर दी है, ठीक है। अब जैसे ठेकेदार के साथ मैंने काम कर रहा हूँ, अब मैं उसको बाद में ठेकेदार उसमें अंदर कुछ चेंजिंग कर देता है, मुझे इस चीज का नहीं पता होता, मैंने उसको साथ फिक्सिंग की होती है कि भाई मैं तुझे 10,000 दूंगा, लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजिंग करके ना उसने 20,000 रुपये बिल बनाया होता है, तो उसने मुझे नहीं बताया होता। तो मतलब ये कि दोनों इससे ये होता है कि
आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो सकता है। तीसरा इसमें पॉइंट है बाय इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी के अंदर ये कि आपको कोई बिजनेस तबाह वगैरह हो गया है तो आप उसको फर्दर आगे मूव नहीं कर सकते, इससे ये होगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। आगे है बाय मर्जर। बाय मर्जर के अंदर ये कि जैसे जैज़ एंड वारिद है, अब जैज़ और वारिद जब आपस में मिल गए तो जो इनकी अलग-अलग फ्रेंचाइजीज थी जैज़ वारिद की, वो पीछे क्या हुआ, सारा कुछ खत्म हो गया, नया एक सेटअप बन गया। पीछे वाला सारा कुछ डिस्चार्ज करके उन्होंने एक नया सेटअप बना दिया। इससे ये होगा कि आपका पीछे वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे। आगे बाय इम्पॉसिबिलिटी। बाय इम्पॉसिबिलिटी वही चीज़ के यार आप जिस काम को परफॉर्म ही नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ भाई एक डेड बॉडी पड़ी है, इसको जिंदा कर दो, जाहिर सी बात है वो नहीं कर सकता, तो वो क्या नाम है, वो डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आगे इसमें है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वही चीज़ है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो हम पढ़ के आए हैं कि पहले वैलिड होता है, बाद में इनवैलिड हो जाता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि जो इसमें एक पार्टी तो बाउंड होती है लॉ के थ्रू, लेकिन दूसरी लॉ के थ्रू बाउंड नहीं होती, जिसको फोर्सफुली काम के अंदर लाया गया होता है। ठीक है, बस आपने ना इसकी मतलब हल्के हल्के पॉइंट्स देख लेने, नेम याद रख लेने, ज़्यादा मैम इसकी डेप्थ में नहीं जाएगी। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट पता होगा क्या होता है? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का खत्म हो जाना। ठीक है, आपने काम कंप्लीट कर लिया, डिस्चार्ज हो गए हैं आप काम से। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो गया है। अब इसके अंदर लास्ट आपके पास है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने पहले बता चुका हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट आपने किसी का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन आप उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं भाई किसी भी टाइम अपनी मर्जी से। एक पार्टी आपने दूसरी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक पार्टी आगे तोड़ देती है उसको, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म होना था, सारा कुछ होना था, लेकिन वो आगे उसको तोड़ देती है, वायलेट कर लेती है। तो ये इसे बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लिखा हुआ नीचे, व्हेन अ पार्टी रिफ्यूजेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को आगे परफॉर्म ही नहीं करना चाहती, वो मना कर देती है, मैंने नहीं करना, उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके अंदर इसकी कुछ कंडीशंस हैं, ये आसान ही है थोड़ी, तो नेम याद इसके अच्छे से कर लेनी है। रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये होता है कि मैंने एक बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैं उसको कहता हूँ कि मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ जैसे किसी के साथ मैंने उसे कहा था कि मैंने तुझे 10 यूनिट्स कुछ 10 मोबाइल है, मैंने इतनी डेट को तुम्हें सप्लाई करूंगा, 10 मोबाइल दूंगा तुम्हें, 10 तारीख को ना तुम्हें 10 मोबाइल दूंगा। ठीक है, बी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बी वाला उतने टाइम के लिए बेचारा वेट करता रहता है कि मुझे ये वेट देगा, मैं दरमियान में आके ना उसको तोड़ देता हूँ काम को। मैं कहता हूँ कि यार मैंने वो काम कंप्लीट उसको सप्लाई नहीं कर सका, 10 मोबाइल दिए नहीं मैंने उसको। अब वो जो दूसरी पार्टी है ना, वो इस बात की लायबल है कि मेरे अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, क्योंकि उतने टाइम में उसने किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, उसका टाइम भी वेस्ट किया उल्टा मैंने, तो इसको बोल देंगे रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट है क्लेम फॉर डैमेज। मतलब मुझे कोई नुकसान हुआ है तो उसके लिए मैं कोई क्लेम कर सकता हूँ। कैसे क्लेम कर सकता हूँ? इसमें दो कंडीशंस हैं, जनरल डैमेज या स्पेसिफिक डैमेज। जनरल डैमेज यही एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स के लिए कर दी है कि भाई आपने अपनी इस डेट को अपनी फीस पे करनी है, अगर नहीं पे करेंगे तो यार आप लोगों के ऊपर फाइन चार्ज हो जाएगा। जनरल है, पूरे जितने भी यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स हैं सबके ऊपर चार्ज होगा। जनरल है, सबको नुकसान भरना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा। स्पेशल डैमेज क्या है? स्पेशल डैमेज ये है कि भाई आप लोगों ने शादी के लिए एक माल की बुक करवाई है, अब आप लोगों ने कुछ टाइम होने के बाद आप ना उनके साथ एग्रीमेंट ही कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, मैं उन्हें कहते हैं कि यार हमारा कहीं और सेटअप हो गया, हमने नहीं करना आपके साथ एग्रीमेंट, हालांकि उन्होंने उतने टाइम के अंदर आपकी भी बुकिंग की होती है, उस टाइम के अंदर उन्होंने किसी और को बुकिंग नहीं दी होती। ठीक है, आपने उनका नुकसान किया है। ठीक है, जाहिर सी बात है उनका नुकसान हुआ है, क्या उतने टाइम के अंदर उन लोगों ने किसी और को बुकिंग नहीं दी उसकी जगह, तो आप लोग उनके साथ एग्रीमेंट जब कैंसिल कर देंगे तो वो उस बात के लायबल है कि आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं कि भाई इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है, इतने टाइम में मैंने किसी को बुकिंग नहीं दी, मुझे और भी बुकिंग मिलती थी लेकिन मैंने इसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ था। तो मतलब जो दूसरी पार्टी है वो आपके अगेंस्ट बोल सकती है। स्पेशल डैमेज के अंदर ये कि कोई स्पेसिफिक आपका डैमेज हो जाना किसी के साथ। ठीक है, आगे है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये कि यूनिवर्सिटी में कंसर्ट है, जैसे यूनिवर्सिटी में हमारे अभी हुआ है वो कन्वोकेशन, अब जब वीसी साहब ने कहा होगा कि गवर्नर आ रहे हैं, गवर्नर के साथ एक एग्रीमेंट हो गया होगा और उस दौरान ऑडियंस भी यूनिवर्सिटी में आई होगी, स्टूडेंट्स भी आए होंगे, पेरेंट्स भी आए होंगे, तो हमारा एक एग्रीमेंट हो गया कि गवर्नर ने आना है कन्वोकेशन पे। अब और वो नहीं आता तो हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका आना जरूरी था, उसने हमारे साथ एक एग्रीमेंट कर लिया था कि मैंने इस डेट को आना है, इस डेट को उसको हमने कुछ पेमेंट भी दे दी थी, उसके लिए ऑडियंस भी आगे बैठ गई थी, ऑडियंस उसका वेट कर रही थी। ठीक है, और वो उस चीज़ को परफॉर्म नहीं कर रहा, वो आ नहीं रहा, तो हम उसके खिलाफ क्या है एक्शन ले सकते हैं। जैसे इसमें सिंगर की एग्जांपल भी दे सकते हैं। सिंगर अलॉट कर देता है कि मैंने फलानी डेट को मैंने एक जगह पे कंसर्ट करनी है,
और वहां पर ऑडियंस को पता होता है, ऑडियंस आके जमा हो गई और अब वो सिंगर आया ही नहीं है, तो क्या हुआ है भाई, वो ऑडियंस पागल थोड़ी है, अब वो जाहिर सी बात है उसके खिलाफ कुछ बोलेगी। इसमें बोलेंगे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से बोलते हैं। आगे सूट फॉर क्वांटम मैरियट, इसके अंदर ये कि आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वो कॉन्ट्रैक्ट को कुछ टाइम के बाद तोड़ देते हैं। अब मैंने से ठेकेदार के साथ काम किया, ठेकेदार मेरा घर बना रहा है, 10-15 दिन बाद मैं उसको कहता हूँ यार मुझे तेरा काम पसंद नहीं आ रहा, हालांकि मैंने उसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, तो मैं उसको तोड़ देता हूँ, तो वो जाहिर सी बात है वो जो ठेकेदार है वो मेरे खिलाफ एक्शन ले सकता है। इसको बोलते हैं सूट फॉर क्वांटम मैरियट। आगे लास्ट में सूट फॉर इंजंक्शन। सूट फॉर इंजंक्शन ये है कि एक पार्टी है, एक टाइम में ना एक पार्टी 2 बंदों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। अब जैसे मैं सिंगर हूँ, मैं कहता हूँ यार मैंने ना पंजाब कॉलेज में भी इस डेट को मैंने कंसर्ट करना है, इसी डेट को मैंने सुपीरियर, इसी टाइम के ऊपर मैंने सुपीरियर के साथ भी कंसर्ट करना है, एक टाइम के ऊपर, एक ही सेम टाइम के ऊपर मैं दोनों पार्टीज के साथ कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ। एक ही बंदा ना सेम टाइम के ऊपर 2 पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो ये चीज भी गलत है, क्योंकि वो एक ही जगह पे परफॉर्म कर सकता है, दूसरी जगह पे तो नहीं कर सकता। एक ही सेम टाइम के ऊपर एक ही कॉन्ट्रैक्ट सेम टाइम के ऊपर सेम पार्टीज के साथ कर लेना, ठीक है, इसको बोलते हैं सूट फॉर इंजंक्शन। तो उससे ये होगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जाहिर सी बात है कैंसिल हो जाएगा, ब्रीथ आप लोग उसको वायलेट करेंगे, टूट जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ये कंडीशंस थी। चलो जी, ये सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो गया आप लोगों का। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग वॉइस वगैरह सुन। ये जो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इनके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर ये लॉन्ग में है तो ये पॉइंट्स ही लिखने हैं या इनकी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है? नहीं, ये लॉन्ग में मैं आपको बताता हूँ, ये लॉन्ग में मैम नहीं देंगी। मैम देंगी लॉन्ग में तो 3 मार्क्स का देंगी, 2 लॉन्ग आने, एक 9 मार्क्स का आना है, एक 3 मार्क्स का आना है। 9 मार्क्स वाला लॉन्ग यहाँ से नहीं उठाएंगे, उसको पता है कि बच्चों की कंडीशन कैसी है। ये काफी डेप्थ वाले क्वेश्चंस हैं, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करने बैठो तो आप लोग से होने नहीं है। तो ये अगर आएगा भी फॉर एग्जांपल तो 3 मार्क्स का आएगा। 3 मार्क्स का अगर लॉन्ग आता है तो उसके अंदर मैम ने ये बोला था कि ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स के सिर्फ आपने नेम लिखने होंगे, इसको एक्सप्लेन नहीं करना होगा। पूछ लेती है कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं 9 नंबर का जो लॉन्ग आएगा वो ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है? एक्सप्लेन करना होगा। हाँ, वो पूरा एक्सप्लेन करना है। वो मैंने बताया था, वो वही आएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स वाला आएगा। या तो कॉन्ट्रैक्ट्स की टाइप्स पूछ लेगी, कॉन्ट्रैक्ट्स की काइंड्स पूछ लेगी, वही जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट, या वो स्टार्ट वाले प्रोसेस पूछ सकती है, प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, या वो पूछ सकती है, या वो इन्फोर्सिबिलिटी वाला लास्ट वाला पूछ सकती है, इन्फोर्सिबिलिटी, फॉर्मेशन, और उसके बाद पार्टीज, वो जो काइंड्स हैं उसकी। जो 3 और 4 स्लाइड है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर का चांसेस मोस्टली वहीं से हैं कि वहीं से लॉन्ग आएगा। अगर यहाँ से लॉन्ग देती है तो वो 3 मार्क्स का देगी, या 3 का बनेगा या 2 नंबर का बनेगा शॉर्ट क्वेश्चन। जाहिर सी बात है, 2 नंबर का बनाएगी तो आपने 9 नंबर का जो लॉन्ग बन सकता है वो ये काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, ऐसा ही यार। ये पूरी स्लाइड है 3 वाली सारी कंप्लीट करो, इसकी में से कुछ भी बना सकती है। ये प्रपोजल वाला बना सकती है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है, या काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है। ये सारी की सारी करनी पड़ेंगी आपको। ये आसान है, मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये है यार, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल, रेसिप्रोकल तक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब इसके आगे काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चीजें चेंज हो जाती हैं। ये काइंड्स के अंदर आगे फर्दर सब टाइप्स हैं इनकी। सही हो गया। तो मैम ने एक और क्वेश्चन दिया हुआ टाइप्स ऑफ प्रपोजल, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ प्रपोजल ये है, एक्सप्रेस प्रपोजल और इम्प्राइज प्रपोजल। ये स्लाइड नंबर 5 और 6 के अंदर है। मैं अभी बताता हूँ, खोल देता हूँ। ये देखो, ये स्टार्ट में भी मैंने पढ़ाया है। ये प्रपोजल या ऑफर एक ही चीज होती है ना। टाइप्स ऑफ ऑफर या प्रपोजल, ये देखो, एक्सप्रेस प्रपोजल और इम्प्लाइड प्रपोजल। इसके आगे 2 टाइप्स हैं। अगर वो शॉर्ट में पूछ लेती है तो बस इन टाइप्स को एक्सप्लेन करना होगा, इनके नेम लिखने होंगे। सही होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, ताकि हम लीव करें। सेशन काफी लेंथी कर दिया मैंने, तकरीबन सारा ही पढ़ा दिया तकरीबन मैंने। अगर आपको मसला होगा तो आप रिकॉर्डिंग वगैरह सुन लें। नबील, ये रिकॉर्डिंग बंद कर दें।